नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किरदार-ए-ज़िंदगी में। किरदार-ए-ज़िंदगी के आज एक महत्वपूर्ण पायदान पर हम पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम 79 एपिसोड को लेकर आप सभी से रूबरू हैं। 79 एपिसोड और अब एक कम 80 और बहुत जल्दी हम इसका भी शतक लगाएँगे और शतक पूरा करेंगे और जैसे-जैसे किरदार-ए-ज़िंदगी के पायदान बढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे पास एक से बढ़कर एक किरदार आ रहे हैं और किरदारों की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से आप सभी को मिलवाने लेकर आई हूँ। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं दिल्ली के एसीपी आदरणीय राजेंद्र कलकल जी और गुलशन ग्रोवर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले जुड़ते हैं आप, खुशी होती है और अ, एसीपी साहब को बुलाने का ख़ास जो उद्देश्य है आज वो ये भी है कि बहुत जल्दी हम 2 दिन दूर हैं, गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और ख़ास मेहमान के तौर पे उन्हें हमने आमंत्रित किया और छोटा-सा उनका परिचय क्योंकि हमारी परंपरा रही है, परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया है, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, वो जैसे-जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे उनकी उपलब्धियों को हम आप सभी के समक्ष रखेंगे, उनके व्यक्तित्व को रखेंगे, लेकिन जो परंपरा हमारी रही है, हमारे किरदार-ए-ज़िंदगी की उस परंपरा का निर्वाह करते हुए छोटा-सा परिचय उनका। दिल्ली पुलिस के इतिहास के ऊपर 15 साल से इन्होंने शोध किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2006 में प्रकाशित दिल्ली पुलिस की कॉफी टेबल बुक हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ दिल्ली पुलिस में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हास्य के कवि भी हैं और शायर भी। बड़े-बड़े कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में इन्होंने शिरकत की है। इनकी गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्टूनिस्ट भी हैं आप। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और देश-विदेश की महान हस्तियों के उन्होंने पोर्ट्रेट बहुत सारे बनाए हैं। 2 वर्ष पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन को अपने भारत के जो दौरे पर वो आए थे भारत में, तो उन्होंने उनको एक तस्वीर बनाकर दी थी और आप भी जब देखेंगे वो तस्वीर तो बहुत अच्छी लगेगी और आपने कई बार टीवी पर देखा होगा गुस्ताखी माफ, उसमें भी बहुत सारे कार्टून नज़र आते हैं, लेकिन इनके कार्टून थोड़े अलग हैं और बहुत खूबसूरत हैं। अभी हम मिलवाएँगे, फिर आप सभी को दिखाएँगे भी और आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमसे जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों में आप कार्य कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा। स्ट्रेस बस्टर सेमिनार को आपने अंजाम दिया है, सेमिनार में आपने शिरकत भी की है और उस सेमिनार के माध्यम से जो तनाव है उसको किस प्रकार दूर करें वो आप सिखाते हैं। बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व को लेकर आज किरदार-ए-ज़िंदगी को मुझे लगता है कि एक नए मकाम पर पहुँचाने लेकर आई हूँ और जब आप उनसे बात करेंगे और हल्के-फुल्के अंदाज में जब उनके हाथ से आप सुनेंगे, तो ऐसा लगेगा कि सबके घर में वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं उनसे गुज़ारिश करूँगी कि वो सारी बातें बताएँ जो हम स्टेज पर सुन चुके हैं। जब इस तरह के आयोजनों में हमसे उनकी मुलाकात हुई और चलिए बिना विलंब किए उस महान हस्ती से आपको मिलवाते हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि बहुत कम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा सिलसिला चला है जहाँ पर ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी आए हैं। पहले कर्नल साहब आए थे और आज एसीपी साहब आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं बोलूँगी तो सर क्या बोलेंगे, तो उनको हम मिलवाते हैं, स्टेज में उनको लेकर आती हूँ मैं। सर बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। नमस्कार विभा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए।
सर आपका बहुत आभार कि आपने इतने मुश्किल समय में, क्योंकि 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है और इतनी सारी आपाधापी में आपने हमारे लिए समय निकाला। ये पटल धन्य है आपके आगमन से और हमें बहुत ज़्यादा अनुग्रहित किया आपने। आप आए और हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए पुनः आभार आपका। शुक्रिया आपका भी। सर कार्यक्रम जब हम शुरू करते हैं, हाँ, तो हमारा एक सबसे जो पहले का मतलब दौर होता है, उसमें हम चाहते हैं कि जो किरदार हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताएं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कितने लोग आपको देख और सुन रहे हैं। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ सबसे पहले जुड़े थे, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर थी और वो हमेशा हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं। प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है भाई साहब। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और मेरे प्रिय मित्र बेहतरीन गजलकार जियाउर रहमान जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है और एक ही गुजारिश करती हूँ कि कार्यक्रम को शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सर परिवार के बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से, मतलब परिवार में और कौन-कौन है और पुलिस ऑफिसर हैं कि नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर से चीज़ें चलती हैं या फिर अचानक से एक जुनून होता है कि नहीं पुलिस में जाना है। तो आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएँ। विवादी शुक्रिया। जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपने बताई ये है कि अभी 2 बेटे हैं मेरे, वो बीटेक कर रहे हैं, एक ने कंप्लीट कर दी, एक फाइनल ईयर में है अभी। वाइफ है हमारी, वो जो दिल करता है वो अपना टीचिंग कर लेती है, जब दिल करता है जो घर में बैठ जाती हैं। और यही परिवार है। और वैसे भाई है, एक छोटा भाई है, वो ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स में। छोटी बहन है, वो लेक्चरर है रोहतक के अंदर। और पिताजी हमारे वो भी एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर्ड है। माताजी हमारी छोड़ के जा चुकी हैं 15 साल पहले। और बचपन जो है वो सारा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हम, सेंट्रल स्कूल्स में। पिताजी एयरफोर्स में थे तो उनके साथ ही रहते थे, जहां जहां उनका ट्रांसफर होता था उनके साथ ही पढ़ते थे। तो इस मामले में पूरा हिंदुस्तान घूम रखा है, मतलब जयपुर, कोचीन, बड़ौदा, बागडोगरा, गाजियाबाद। तो जहां जहां पोस्टिंग होती रही तो वहीं पढ़ते रहे। हर एक बार बार हमारे दोस्त बदलते रहे। और पुलिस में आने के बाद तो फिर पहले तो फेसबुक वगैरह, ये क्या नाम है, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। जो दोस्त चले गए। अब कहीं कहीं से वो कोई ग्रुप बनते हैं पुराने स्कूल के, तब उनमें कोई मिल जाते हैं पुराने दोस्त जो है। बिल्कुल सही कहा आपने, उस समय मोबाइल फ़ोन या आधुनिकता नहीं थी इतनी ज़्यादा जो हम अभी सुख-सुविधाओं में हैं और इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी ढूँढ लेते हैं। एक बात मैं जी बताना जी जी। चाहती हूँ कि बहुत पुरानी 7th क्लास में जब हम पढ़ा करते थे, तो हमारी एक सहेली फ़ेसबुक के माध्यम से मिली, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने पुराने-पुराने जो दोस्त हैं, जो बिछड़ गए थे, वो आज इस तकनीकी की वजह से मिल पा रहे हैं। तो ये भी फेसबुक और इलेक्ट्रॉनिक भी ये जो डिजिटल मीडिया है उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे अपनों से आप मिलवा रहे हैं। और हमारे साथ विनोद उपाध्याय जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो हो गई और उसके बाद एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपके फादर एयरफोर्स में थे, आपके भाई भी एयरफोर्स में, आप सीधे पुलिस सर्विस में कैसे गए? विवाद ये आ गया कि जैसे जैसे बात करेंगे तब भी ये चीजें मैं वो आगे भी रिपीट करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आदमी के हाथ में नहीं है, ये ऊपर से कंट्रोल होती हैं। हर चीज पहले ही सभी का, पुलिस में तो चिट्ठा बोलते हैं, रोजनामचा बोलते हैं, वो लिखा हुआ है। जो आदमी इस चीज को जितना जल्दी मान लेगा उतना ज्यादा सुखी रहेगा। तो एक इसका छोटे से एक फोटो के साथ मैंने आपके लिए एक फोटो, चले भाई देखो जरा, अगर आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो तो। जी, जी, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, ये देखो दिखाई दे रहा है जो। जी, जी, जी। इसके अंदर ये मतलब मम्मी डैडी है, भाई बहन मेरे हैं।
तो मैंने इसके अंदर देखो पुलिस का वो टांग रखी है, जो रिवॉल्वर टांग रखी है, जी जी। और भाई के हाथ में एरोप्लेन है। एरोप्लेन है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये लगा लो कि ये हम छठी सातवीं बचपन में पांचवी ही तय हो क्लास गया में था। बस। हाँ, तो उसी टाइम देखो, तो उधर पहले ऐसे होता था ना कि जैसे हम स्टूडियो में गए तो वो काफी खिलौने रखे होते, तो जिसकी मर्जी जो आती है अपना लेके खड़े होके मतलब फोटो खिंचा लेते थे। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, स्टूडियो में कोई जाना ही भूल गए लोग। तो मैंने बिल्कुल। वो रिवॉल्वर टांग लिया पुलिस वाला, और भाई ने जो है एयरफोर्स वाली वो क्या नाम है, वो एरोप्लेन मतलब रख लिया हाथ में। एरोप्लेन ले तो ली, आज वो बिल्कुल। एयरफोर्स में है और मैं पुलिस में हूँ। अब देखो, हमें तो पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले को पहले ही पता था कि भी कहाँ जाना है इनको जो है। तो अपने आप ही वो सारी चीजें ऐसे संजोग बन जाता है कि तो आदमी को पता होता नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, और ज्यादा हमें दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। जो चल रहा है उसी के हिसाब से ऊपर वाले का ये सोच के कि भी जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, उसी में आदमी को खुश रहना चाहिए। एक पुलिस वाले होकर ऊपर वाले को इतना ज्यादा, इतनी छोटी सी बातचीत में आपने 10 बार ऊपर वाले का नाम ले लिया। तो कभी ऐसा लगता है कि आप लोग भी भगवान को मानते हैं, मतलब इतना ज्यादा विश्वास कि जो होता है उनकी मर्जी से होता है। ये तो चलो बचपन में आपका तय हो गया कि आप डेस्टिनी आपकी थी कि आप पुलिस ऑफिसर बने और इतने उच्च पद पर हैं आप। और मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलना भी हुआ, और दिल्ली में पोस्टेड हैं तो हम रूबरू होते रहेंगे। और अच्छा अनुभव रहा है। और लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के मन में जो शायर है, वो शायर कहाँ से आया और कब आया वो? विवाजी, मैं बाद में भूल जाऊंगा। एक बार आपने जो कहा कि ऊंचे पद पे है ये सब है, इसके बीच में वो याद आ रहा है, एक चीज बता देता हूँ। ये जो पद वगैरह जो मृत्यु लोक के अंदर है, ये जो आदमियों ने बना रखे नीचे, इसकी कोई खास अहमियत है नहीं। असली रैंकिंग जो ऊपर वाले ने जो बना रखी है अपने खाते में, अपने जो किताबों में, वो काम की चीज है। ये सारा जो है, हम नीचे सोच रहे हैं कि भाई मतलब ये कोई बड़ा ऑफिसर है, ये छोटा ऑफिसर है, या ये क्लास 4 एम्प्लॉई है। तो हो सकता है जो क्लास 4 एम्प्लॉई है वो ऊपर वाले के दर्जे में, वो मतलब कमिश्नर की पोस्ट पे हो। तो वो जो रैंकिंग है ऊपर वाले की, वो असली रैंकिंग है। ये रैंकिंग जो है ये टेम्परेरी है, मतलब वो परमानेंट है, जो हर कई जन्मों तक, जो आगे आने वाले जन्मों में भी मतलब उस रैंकिंग का उसको फायदा उठता है। तो अगर ऊपर वाली रैंकिंग में आदमी ठीक रहेगा तो आपको संतुष्ट रहेगा, वो संतुष्ट नजर आएगा, खुश रहेगा, उसे खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रैंक आपने कई देखे होंगे, बड़े अधिकारी भी या कोई बड़े रैंक पे भी, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अरबपति है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो। तो खुश हो ही रहेगा तो ऊपर वाले की रैंकिंग में उसका अगर पायदान ऊपर होगा। चलो, ये मैंने आउट ऑफ सिलेबस बता दिया आपने। ये आपका था कि पुलिस में कैसे आ गए, आपका जी। क्वेश्चन था कि पुलिस में कैसे आ गए। अच्छा। पुलिस में तो आए खैर, लेकिन पुलिस कर्मी के अंदर जो एक शायर पनपा है, हास्य और जो शायरी आपकी है, उम्दा शायरी आप करते हैं, तो पुलिस वाला इतना सहृदय कैसे? विभा जी, कठोर। ऐसा है देखो सब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हर एक आदमी का जो सॉफ्टवेयर है वो सबका अलग है। आवाज आ रही है मेरी आपको? अच्छा, आपकी आपकी बंद हो गई शायद आवाज। नहीं, मैं तो बंद करके रखती हूँ ना। अच्छा आप अच्छा अच्छा, जानबूझ के आपने बंद किया। ओके 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 ओके। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी पुलिस में है कि वो टीचिंग जॉब में है, या कहीं और कहीं पर काम कर रहा है, या बिजनेसमैन है। जो आदमी का सॉफ्टवेयर है वो तो वही रहता है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ज्यादा चेंज होता नहीं है। जैसा बचपन में जो स्वभाव ऊपर वाले ने बना दिया, वो पूरी उम्र लगभग वही रहता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी प्रोफेशन में रहे। तो बचपन से ही, जैसे बचपन की बात जैसे मेरे को अभी तक याद है, जैसे आपने बोला कि कविता और ये कैसे कार्टूनिंग वगैरह, तो अभी भी जब मैं याद करता हूँ पुरानी बातें, तो स्कूल के अंदर भी मैं बैठ के टीचर्स के बैठ के स्केच बनाता था, उनका कार्टून बनाता था। सब लोग पढ़ाई करते थे तो मैं बैठ के और अपने दोस्तों के फोटो बनाता था, कविता लिख देता था छोटी सी तुकबंदी करके। मैडम के ऊपर कोई कविता लिख दी, किसी के ऊपर, हमारे प्रिंसिपल के ऊपर लिख दी। तो ये बचपन से ही शौक था। तो वो हर एक आदमी के जो कीटाणु होते हैं जो ऊपर वाला डाल देता है, तो आदमी उसी के आसपास घूमता रहता है। मेरे साथ ये रहा कि वो कीटाणुओं को मैंने जिंदा रखा। बस ये है कि कई हर एक आदमी के कुछ ना कुछ शौक होते हैं हर एक, लेकिन वो क्या होता है कि जिंदगी की भाग दौड़ के अंदर जो है शौक काफी पीछे छूट जाते हैं।
और वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि उनको सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस वो अपना किसी किसी को बता सकता है, बच्चों को या किसी दोस्त को, यार मैं भी यूँ करता था। कोई डांसर है तो कहेगा मैं भी बड़ा बढ़िया डांस करता था, स्कूल में तक डांस किया, बाद में टाइम ही नहीं मिला। वो मन में रह जाती है। मेरे साथ ये है कि जैसा भी टाइम मिलता रहा, अब पुलिस में आने के बाद भी, उससे पहले भी कॉलेज में भी, मैं स्कूल में भी अपने करते रहते थे, कुछ स्किट वगैरह भी करते थे, नाटक भी लिख देते थे। हर चीज मतलब जहाँ दिल किया वहीं अब जो है अपना हाथ आजमाया मैंने। पुलिस के आने के बाद भी मैंने जो है मंडी हाउस में श्री राम सेंटर में 2 नाटक किए। पुलिस वाले ही हमने जो है उसके कैरेक्टर लेके मैंने वो स्टोरी लिख के और जो है उनको डायरेक्ट किया, और कुछ कर दिखा जमूरे के नाम से, मतलब वो काफी मतलब बढ़िया रहा था काफी उसका। तो और तो वो जो कहना चाह रहा था कि जैसे जो शौक है, तो पुलिस में आके अब जैसे ये कविता का, तो हमारे भी यहाँ कल्चरल फंक्शन होते थे, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो वहां शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाहर भी आप जैसे लोगों के साथ मिलके मंच पे भी जाने लग गए। तो ये भी चलता रहा, कार्टून बनाते रहे, पुलिस के कार्टून, पुलिस की जो मैगजीन होती है हमारी, तो पुरानी एफआईआर से संबंधित पहले कार्टून बनाए। फिर धीरे धीरे वीआईपी सिक्योरिटी में चले गए, तो वहाँ आडवाणी जी के साथ ड्यूटी थी, तो उन्हीं का मैंने वो कार्टून बना के दे दिया, तो उन्होंने बड़ा अप्रिसिएट किया उसको। तो उसके बाद कई राजनेताओं के और अभिनेताओं के बना दिए। तो कुछ ज्यादा ज्यादा मैंने ऐसा सोचा नहीं करना क्या है। तो बल्कि औरों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ज्यादा आदमी को दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इस जिंदगी में। जिंदगी बड़ी छोटी है, ज्यादा दिमाग के चक्कर में पड़ोगे तो जो है ना अपनी टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा का सारा। फिर बुढ़ापे में आदमी सोचता है कि मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जितनी मंजिल दिखाई दे रही है, जो आपके रीच में है, विद इन रीच है, जहां तक आपको मंजिल दिखाई दे रही है, वहां पहुंच जाओ। वहां पहुंचोगे तब आपका अगला रास्ता फिर वहां से दिखाई देगा। ज्यादा पहले ही लंबी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पहले दिख रहा है कि ये काम करना है, यहाँ तक ये काम हो जाए, तो पहले वो कर लो, फिर आगे का काम जो है ना रास्ता अपने आप भगवान दिखा देगा। जरूरी नहीं कि आप आगे तक का रास्ता अभी से ही ढूंढने की कोशिश करो। पृथ्वी गोल है, ज्यादा रास्ता दिखाई देगा भी नहीं। और जो आप सोच रहे हो, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या लिख रखा है आपके ऊपर आपके बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने। ऊपर वाला हर व्यक्ति के लिए एक नियति निर्धारित करता है और उसी नियति को हम प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे सुंदर संदेश आपके लिए आ रहे हैं। और रहमान साहब की गुजारिश है कि आप कुछ कविताएं और गजल सुनाएं, तो जरूर हम सुनेंगे। और एक बहुत सुंदर संदेश आपके लिए प्रमोद शर्मा असर जी का है, जो उन्होंने आपको मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व कहा है। उन्होंने कहा है कि आप कार्टूनिस्ट भी हैं, आप एक्टर भी हैं, हास्य कवि भी हैं, पुख्ता शायर हैं और एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए आप मल्टी टैलेंटेड हैं। तो इस तरह के संदेश आपके लिए आ रहे हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि बड़े जिंदा दिल पुलिस वाले हैं आप। तो अच्छा लगता है जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं पटल की भी गरिमा बढ़ती है कि हम आप जैसे महान हस्तियों को अपने कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, और आप सहजता से उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। वो भी हमें बड़े बहुत प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, और बहुत ऊर्जावान बातें हैं। और एक विभा जी, जो जो भी हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रमोद शर्मा सर जी, ये जो प्रमोद जी बता रहे हैं, प्रमोद शर्मा सर जी हैं, ये भी बड़े गजलकार हैं। और हमारे गुरु एक ही थे, हमारे जो सर्वेश चंदोसरी जी, उन्हीं के मतलब शागिर्दी में हमने मतलब गजल सीखी। तो जो आपने जो बताया मुंडेरों की पर चराग, जो मेरी किताब आई थी, तो उनके साथ ही जो है रंग सपनों के, वो प्रमोद शर्मा सर जी की भी किताब हमने एक साथ ही मतलब रिलीज करवाई थी। तो ये भी एक बहुत बड़े गजलकार है। तो बीच में एक लाइन बताता हूँ कि ये इनकी वो महानता इस चीज से समझ में आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, उनके इलेक्शन के टाइम जो चर्चाएं होती थी टीवी के अंदर, तो इनके शेर को वहां के पाकिस्तान टीवी में नाम लेकर इनका शेर कोट करके बताया था कि प्रमोद शर्मा सर एक हिंदुस्तानी कवि है, शायर है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शेर मुझे पूरा याद नहीं है, तो वो प्रमोद शर्मा जी का था। जी, और आपके लिए एक सवाल ये आया कि अपराधियों के लिए सख्त पुलिस वाले हैं, या वही कभी हृदय एकदम मुलायम से गलती करने पर चलो कोई नहीं माफ कर दिया? नहीं, देखो, जो जिस लाइन में होता है फिर उसके उसके हिसाब से ही फिर, अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं,
तो अब ये इस तरह का है, अब एकदम जैसे कोई दूसरी चीज आ जाएगी कुछ है, तो फिर आदमी का मूड फिर उसके हिसाब से हो जाता है। तो जब कभी थाने में थे शुरू में, तो थाने के हिसाब से चलते थे। अब तो वहां तो जैसा फिर रोल होना चाहिए फिर वही रोल होता है। वहां तो फिर ये चलेगा नहीं कि उसको चुटकुले सुनाने लग जाएंगे बैठ के, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो तो जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, उसके हिसाब से आदमी ढल जाता है। अब जैसे टीचर होता है तो घर में तो स्कूल के अंदर बड़ा डांट डूट के रखता है बच्चों के ऊपर, बैठ जाओ ये करो। अब घर में आके जब फिर वो अपने हिसाब से, वो लेडीज है तो वो हालांकि थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, घर में भी वो कोशिश करती है बच्चों को कंट्रोल करने की, और वो हस्बैंड के ऊपर भी थोड़ा, हाँ मतलब उसको भी झेलना पड़ता है उसकी सख्ताई कई बार। लेकिन आदमी चेंज हो जाता है, जैसा जैसा नेचर होता है, जैसी टाइप ऑफ ड्यूटी होती है, ड्यूटी के हिसाब से आदमी। और पुलिस का जैसे आपने बताया कि लोग सख्त होते हैं जैसे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस की नौकरी ऐसी है कि कोई भी अगर आपको भी अगर एक हफ्ते के लिए पुलिस में अगर कर दिया, तो आपका भी जो है ना वो नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, और क्या नाम है, थोड़ी सख्ताई आपको भी करनी पड़ेगी। देखो जैसे प्यार से तो आप बच्चे जी, प्यार जैसे विवाह, एक जब हाँ आप एक मैं वर्दी कह पहनते रहा, राजेंद्र, जब आप एक वर्दी पहनते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है वर्दी पहनते ही। एक रौबदार और एक जिम्मेदार इंसान आप बन जाते हैं, और वो बहुत फर्क पड़ता है। वर्दी के ऊपर आपने कुछ शेरो शायरी की है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को जरूर आप सुनाएं। जी विवाह जी, जैसे आपने बताया ना सख्त वाली बात है, तो पुलिस का सख्त होना इसलिए भी, जैसे आप बच्चे ने किसी ने मोबाइल ले लिया घर में भी, अगर वो 6 महीने का भी बच्चा है, अगर 1 साल का बच्चा अगर ले लिया, तो आप उससे ले नहीं सकते हो, फिर लास्ट में आपको डांटना पड़ेगा। तो जब बच्चा भी डांट के मान रहा है, तो बड़े आदमी कैसे, मतलब अगर प्यार से आप कहोगे, किसी ने बीच में गाड़ी खड़ी कर दी सड़क के, आप कहे भाई साहब इसे हटा लीजिए, वो कहेगा 5 मिनट की बात है, रुक जाओ 5 मिनट बाद हटाऊंगा। फिर आप कहोगे जल्दी हटा लीजिए, देखो पीछे जाम हो रहा है, क्या जल्दी हो गई, हटा लूंगा। फिर उसको फिर डांटना पड़ेगा तभी हटाएगा। तो फिर यूं कहते हैं कि पुलिस डांट रही है। आप सोच के देखो कि इतनी इतनी पब्लिक से डील करना है, तो कैसे हो सकता है बिना डांटे, मतलब तो पुलिस का फिर ऐसा है, वो शुरू में डांट डांट के करेगा तभी वो बात बनेगी, नहीं तो अगर प्यार से बोले तो बात मानेगा ही नहीं वो बिल्कुल ही, वो सारे का सारा सारा जाम लग जाएगा। फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई तुमने हटाया क्यों नहीं। तो किसी के ऊपर भी जब जिम्मेवारी आती है, तो वो अपने आप ही उसके हिसाब से ही उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो बाकी आपने सख्ताई भी पुलिस की देखी होगी, लेकिन कई किस्से ऐसे हैं जो अनसुने, जो आपने कभी बताएंगे किसी और बाद में अगली बार, तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि भी ऐसे ऐसे पुलिस भी होती है। लेकिन वो चीजें बाहर आती नहीं है, क्योंकि उसका कोई मीडिया का मतलब जो है उसके टीआरपी नहीं इसीलिए बनती। हमने यह कार्यक्रम रखा है, ये ओपन मंच है, यहाँ पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं। और एक पुलिस वाले को हम्म। आमंत्रित इसीलिए किया है ताकि हम उन तमाम बातों से रूबरू हो पाए, और हमारे मन में जो पुलिस के लिए एक गलत फहमी या एक अलग भावनाएं हैं, उस भावना को हम अंकुश लगा सकें। और मैं चाहूंगी कि आप सब बातें शेयर करें, बेशक थोड़ा कम ज्यादा जो भी हो, और शायरी सुनाए जरा। विभा जी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे सीलमपुर में मेरी ड्यूटी थी शुरू में, तो वहां क्या था, एक छोटी बच्ची, मतलब ना थाने के अंदर, मतलब कोई लावारिस बच्ची आ गई, मतलब जो लेके आ गए होगी वो 1.5 साल के आसपास की बच्ची जो है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो अ, उसको रखते हैं ताकि कोई आ जाएगा उसको ले जाएगा बच्ची को। तो शाम तक कोई लेना आए नहीं, तो आए नहीं, फिर क्या हर एक जगह जो है कुछ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, एसपीओ बोलते हैं। तो कोई जो आसपास जो कोई एक लेडीज थी, मतलब जो ना लेडी थी, वो उसको फोन किया कि भी आप आके इसके लेके चले जाओ, जो है ना बच्ची है, मतलब उसका कोई आया नहीं, तो 1-2 दिन आप रख लो या कल आ जाएंगे, तो मतलब बच्ची को ले जाएंगे। तो जब तक वो थी, तो एक साउथ इंडियन केरल का एक सिपाही कांस्टेबल था, वो उसी को वो कॉल मिली थी, मतलब वही मतलब इमरजेंसी ड्यूटी पर था, तो वो बच्ची उसके साथ रही 4-5 घंटे शाम तक, मतलब ना, तो उसने अपने पास ही रखी बच्ची। शाम को जो फिर बाद में ये हुआ कि बेटा अब इसके साथ चलो, आंटी के साथ चले जाओ, कल फिर आएंगे जब तक आपके घर वाले आ जाएंगे। वो बच्ची गई नहीं उसके पास, जो है रोने लग गई, वो चिपट चिपट गया ना, वो हमारे जो सिपाही थे उसी के चिपट गए कि भी नहीं जाना नहीं जाना। तो वो बड़ी मुश्किल से कोशिश की उसको समझाने की कि बेटा आ जाओ, जबरदस्ती कोशिश की वो। तो वो कह रही है कि वो जो औरत, वो लेडी आई थी, तो वो कहती है कि अरे रोज का काम है, दे दो, मैं अपने आप। वो जबरदस्ती लेके चली गई, वो दूर तक चिल्लाती रही, मतलब कि पीछे से जाके जो है सिपाही ने उसको बुलाया, कहते इधर ये मुझे दे दो, मैं घर ले जा रहा हूँ, मैं ले आऊंगा घर से, कोई बात नहीं। विवाह जी वो घर ले गए उनको, अब जो है ना अपने,
और 2-3 दिन तक वो उनका कोई आया नहीं मतलब लेने, तो अपने मतलब वाइफ ने ही मतलब रखी उसकी बच्ची। तो 3-4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, कोई आया नहीं लेने। तो फिर इन्होंने जो है, इनकी नई-नई शादी हुई थी, मतलब जो केरल का जो लड़का था, साउथ इंडियन था। तो इन्होंने जो बात जो हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपनी मतलब वाइफ को भी काफ़ी प्यार हो गया उससे, और वो भी घर में मतलब घुल-मिल के रहने लग गई। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है, हम ऐसे दोनों ने ये डिसाइड किया कि इस बच्ची को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हम जो है ना इसको कहीं नहीं देंगे, हम खुद ही पालेंगे। ये बात बड़ी अच्छी लग रही सुन के, लेकिन असली बात इससे ज़्यादा मतलब जो और ज़्यादा जो है ना गहरी बात इससे आगे है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पाल लेंगे, लेकिन फिर उनके मतलब जो है औरत ने ये कहा कि भी हम जो है ना अब और दूसरा बच्चा करेंगे नहीं, हम यही रखेंगे। अगर हमने दूसरा बच्चा किया तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उन्होंने उसके बाद आज तक मतलब उसी बच्ची को पाला और उसी के साथ। अब ये बातें कौन बताएगा किसी को, कौन मतलब वो कहने को तो पुलिस वाला हो जाता है, लेकिन ये बातें जो है ना बाहर निकल के नहीं आती। तो मतलब कितनी बड़ी मतलब उनका सैक्रिफाइस है कि उन्होंने अपना बिल्कुल बच्चा नहीं सही, किया कि अगर वाक़ई, वाक़ई। तो वर्दी के पीछे भी इंसान ही होते हैं, आम आदमी होते हैं सब, जो अपने परिवार से भी किसी को जो है वर्दी पहन ली तो बस खाकी वर्दी ऊपर आ गई, अंदर से तो वही आदमी है। तो आपने जो कविता बताई, हाँ, वो पुलिस के वर्दी अब हर एक आदमी जो कवि बनता है तो पुलिस के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वर्दी के ऊपर जरूर आदमी लिख देता है। तो मैं भी 2 मुक्तक सुना देता हूँ। मिली थी नौकरी जिस दिन, कभी दिन वो न भूलेगा। न सोचा था कि सपना यूं हकीकत को भी छू लेगा। कहा दर्जी से ढीला नाप रखना मेरी छाती का। मैं वर्दी जब भी पहनूंगा तो सीना और फूलेगा। मैं वर्दी जब भी पहनूंगा तो सीना और फूलेगा। चोर सिपाही खेलते हैं बचपन में जो है, तो जब सिपाही बनने की बारी आती है तो अपने आप ही बच्चे के अंदर जो है जोश आ जाता है कि मैं सिपाही बन गया, फिर उसके अंदर बड़ा आकड़ के बोलता है। और तो जब हकीकत में जब वो सिपाही बनता है, पुलिस में भर्ती होता है, जवान बनता है, अधिकारी बनता है, तो उसे भी यही रहता है कि जल्दी से मैं वर्दी पहनूंगा तो बढ़िया लगेगा, वो दर्जी के पास जाके अपनी वो। तो वर्दी का आपकी कहने में सिंपल सी वर्दी होती है, लेकिन जो है ये अपने आप इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि आपने वर्दी पहन ली तो आदमी का डर खत्म हो जाता है। रात रात की हम ड्यूटी करते हैं, तो वो वर्दी है जो उसको इतनी ताकत देती है। उसका डर, एक आम इंसान को कहेंगे कि भी तू यहाँ से निकल के चला जा अंधेरे में से, तो वो कहेगा नहीं नहीं आगे पता नहीं क्या होगा। जो अगर उसने वर्दी पहन ली तो उसको ये चीजें दिमाग से निकल जाती हैं कि वो अपनी उसको खाली ड्यूटी याद आती है कि ड्यूटी पे जाना है बस। तो उसके कभी ये दिमाग में नहीं आता कि रात को कैसे जाऊंगा, अंधेरा होगा, ये सब सारी चीजें सब पीछे रह जाती है। इसी के ऊपर एक दूसरा मुक्तक और है। शहीदों के हमें किस्से ये अक्सर ही सुनाती है, हमें अपनी शपथ की याद वर्दी ही दिलाती है। नहीं पड़ती कभी हमको जरूरत भी अलार्म की, कभी जो आंख लग जाए तो वर्दी ही जगाती है। कभी जो आंख लग जाए तो वर्दी ही जगाती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मुक्तक और आनंद आ गया। और हमारे साथ सुलेखा मिश्रा जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पहली बार आप हमारे पटल पर पधारी हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। और सब आपके जो पंक्तियाँ हैं आपकी उसको कोट कर रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जितने भी संदेश आ रहे हैं मैं एक-एक करके दिखा रही हूँ। दुर्गा नागले जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है, जुड़ गई हैं आप भी। जुड़े रहिए, बने रहिए और शेर व शायरी का दौर चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा आज और अच्छा लगता है। विवाह जी, जी, अभी जी। चल ही रहा है तो अब अपने कुछ वो शेर भी सुना देता हूँ, फिर अपनी दूसरी वो स्ट्रेस चिराग बस्टर की वाला बात शेर करेंगे। ज़रूर सुनाएँ आप। कौन सा? मुंडेर पर जो चिराग। अच्छा 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 अच्छा। जी, जी। मैं दो शेर सुना देता हूँ। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं,
बन गया मैं ही निशाना, क्या करूं, और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना, क्या करूं। शुक्रिया शुक्रिया। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा, छल कपट फिर से वही करने लगा, जो अभी लौटा है चारों धाम से। जी शुक्रिया शुक्रिया। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। और जो आपने जो कहा मुंडेरों पर चिराग जो किताब आई थी, उसी के 2 शेर हैं। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बताकर जाऊंगा। और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। जी शुक्रिया। और आजकल जो एक रिश्तों के ऊपर हैं 2 शेर, बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते टूटते रहते हैं। पहले के जमाने में रिश्ते मतलब मजबूत होते थे, जो एक बार रिश्ता बन गया पूरी ताउम्र निकल जाता था। आजकल टाइम टाइम पर जो थोड़े थोड़े वक्त के लिए रिश्ते बनते हैं, फिर टूट जाते हैं। वो भी लिख रखा है सब ऊपर वाले ने, कितने दिन का रिश्ता किसके साथ जुड़ना है। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। तो रिश्ते भी आजकल अकड़ में रहते हैं, उनको भी टूटने का एक बहाना चाहिए, टूटते रहते हैं रिश्ते। बहुत खूब, बहुत सुंदर, और सभी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ संजय घायल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। संजय जी स्वागत है भी संजय जी का। बेहतरीन शायरी करते हैं और सभी लाजवाब लाजवाब लिख रहे हैं। मैं संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सुंदर जी संदेश जी आपके जी लिए, तो बहुत अच्छा जी जी। लगता है। और सभी का बहुत 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 शुक्रिया सभी का। वाह जी वाह। प्रभु शर्मा सर जी ने कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कल कल जी इमिग्रेशन में थे, रोचक संस्करण। अच्छा। जी प्रमोद जी का मैं बता दूं, ये भी जो है ना पुलिस से ऑफिसर हैं, रिटायर हो चुके हैं। अच्छा तो अच्छा। हमारी एक ही साथ इमिग्रेशन में ड्यूटी थी, जो FRRO बोलते हैं, इमिग्रेशन में ड्यूटी थी इनकी भी। तो ये भी वहीं थे। कोई अगर आप कहें तो वो जो जिनका वो जिक्र कर रहे हैं वो थोड़ा सुना देता हूँ। एयरपोर्ट के अंदर जो ना पुलिस का क्या है कि विवाजी हर जगह मतलब एक ही रोल नहीं होता। पुलिस थाने में भी होते हैं, सिक्योरिटी यूनिट होती है, ट्रैफिक होती है, राष्ट्रपति भवन हो गए, तो कई एयरपोर्ट पर भी हो गई पुलिस। तो हर जगह पुलिस का अपना अलग अलग रोल होता है। जब एयरपोर्ट पे थे तो वहां इमिग्रेशन ऑफिसर के रूप में मतलब हमारा रोल होता है, जो पासपोर्ट वीजा वगैरह चेक करते हैं। तो 4 साल थी मेरी ड्यूटी वहां पर। तो उसमें क्या था कि सारे हर तरह के विदेशी आते हैं, जो बाहर के मेहमान आते हैं हमारे पास, जो विजिट करते हैं इंडिया में। तो मैंने सभी की जो है भाषा सीख ली थी थोड़ी थोड़ी, जो है उनका जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कहाँ जाओगे, ये हर एक लैंग्वेज की जो है ना कुछ कुछ मैंने लाइनें सीख ली थी। तो उनके साथ मैं उसी तरह से बातें करता रहता था। तो दूसरे जो स्टाफ वाले सोचते थे कि मैं मेरे को सारी लैंग्वेज आती है, मतलब सबके दिमाग में था कि कल कल को रशियन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है। हालांकि मेरे को आते नहीं थे, थोड़ा थोड़ा सीख रखा था सभी का। मेरे को सीखने का शौक था कि उनसे इस बहाने उनसे बातें हो जाती। तो एक दिन रात की ड्यूटी होती थी वहां पर, एक दिन दिन की ड्यूटी होती थी। तो रात की ड्यूटी के बाद 7:45 बज गए थे लगभग। तो ये था कि 8 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी, अपना घर जाएंगे पूरी रात जगने के बाद। तो अराइवल नीचे होता है, डिपार्चर ऊपर होता है।
तो ऊपर से कोई भाग के मतलब एक साथी आया, कहते कि ऊपर जो है ना एसीपी साहब बुला रहे हैं। उस टाइम मैं सब इंस्पेक्टर था वहां। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? कह रहा कोई एक ग्रुप आया था, रशियन का ग्रुप था, तो उसके अंदर 10 आदमी आए थे, तो अभी 9 है, एक आदमी मिसिंग है और फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जो बीच में जो ट्रांसलेटर है वो अभी है नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो कल को जो ना रशियन आती है उसको बुला के लिया, वो समस्या का समाधान करेगा। तो मैंने कहा यार मेरे को आती नहीं है रशियन वगैरह, मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ। कहता नहीं नहीं, वो अब तो ऊपर जाके बता जो कुछ है, जो एसीपी साहब को बताओ। मैं ऊपर गया, ऊपर जाके देखा तो वो जो है 9 आदमी वो रशियन खड़े थे इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, और एयरलाइंस वाले भी जो होते हैं, जो उनके जो क्रू मेंबर्स भी खड़े थे कि टाइम हो रहा है फ्लाइट का, मतलब होच-पोच हो रहा था, सब पैनिक में थे सब, कि किस कस्टम वाले भी खड़े थे कि जल्दी से इनका क्लियरेंस हो जाए तो फ्लाइट डिले हो रही है। तो मेरे आते ही जो है ना वो सब हो गया कि भी ये आ गया, ये समस्या समाधान करेगा। फिर मैंने जब पहले तो मैं यही सोच के गया था कि जाके कह दूंगा कि मेरे को आती नहीं, फिर मैंने सोचा कि भी खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या हो गया, ट्राई कर लेते हैं। तो उनके पास जाके तो उससे पूछा एसीपी साहब ने, मैंने सर क्या बात हो गई? कह रहे ये 10 आदमी आए थे 3 दिन पहले, तो आज ये वापस जा रहे हैं, एक आदमी कम पड़ रहा है, तो ये बता नहीं पा रहे कहाँ पर है, कहाँ गया वो। तो उनका एक लीडर होता है, लीडर को लीडर बोलते हैं, लीडर। तो और गुड मॉर्निंग को जो है सुबह सुबह का टाइम था, तो रशियन में जो है, रशिया के अंदर जो है गुड मॉर्निंग को दो बरे उतरा ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनके पास शुरू हो गया, मतलब जो है, मैं कहा दो बरे उतरा, दो बरे उतरा, वैसे बोलते हैं गले से। तो उसको देख के बड़े खुश हुए, खुश हो गए कि तो खड़े सारे खड़े हो गए, तो वो भी कहते हैं हाँ दो बरे उतरा, दो बरे उतरा। तो अब ये तो सबको लगा कि इसको आती है, उनको ये नहीं पता इसको इतनी आती है। तो आगे फिर मैं और शुरू हो गया मैं दो दुगने का आ कहते तो लीडर लीडर। तो उनका एक लीडर होता है, लीडर को लीडर बोलते हैं। तो वो एक और खड़ा हो गया, कहते ये लीडर है इनका। अब उस लीडर से मैं बात करने लगा, मैंने कहा 2 दिन लेकिन तो फ्लाइट तो अराइवल देगे नहीं कि तो मां कहने तो गुजली दे मेंबर दो के लिए आका नीति टुके पोके दिला पुरकिरी दोती काको डूकी कुशिना मैं कहते नूदी फ्लाइट डिपार्चर उर्दी गिली यूकी तो दुलगी आका दिलती काका नुकी सुकी तरह का पुदी दिला आका तू काने आगे दिलगी दुलगी का कुदिला काबू। तो इसमें तो ये जो हाथों का इशारा किया, इसे तो आदि मानव भी समझ सकता है कि भी एक आदमी कहाँ रह गया, ये पूछ रहा है कि ये सारे हैं। तो उनके एक दो को समझ में आ गई, वो जल्दी से उन्होंने ना वो अपने अटैची सूटकेस में से एक पेपर निकाला, वो मेरे को दे दिया। वो कोई मेडिकल का कागज था, उसके अंदर लिख रखा था कि एक की तबीयत खराब होने की वजह से वो कल फ्लाइट से निकल गया, भेज दिया जल्दी। अब ये होने के बाद उसका समस्या का समाधान तो हो गया, वो कि भी हो गया। तो अब तो फिर मेरे को खाली मजे मजे लेने थे, तो फिर उनको मैं डांटने लग गया, वो मतलब अपने रशियन में ही। मैंने कहा दे मेडिकल का पेपर तू लिखी आ कहने दे फ्लाइट की दूले लेट टाइमिंग दे तू के लेके का दे वो आगे दे दी। जो मैंने शोर मचाना शुरू करा तो थोड़ी देर तो सुनते रहे, फिर उन्होंने भी गाली देनी शुरू कर दी, उन्होंने असली वाली गाली दी मेरे को जो है। तो उधर से वो गाली दे रहे, इधर से मैं चिल्ला रहा। तो फिर वो हमारे एसीपी कहते करे क्या बात हो गई बता। तो मैंने सर बात क्या हो गई, ये पेपर लिए बैठे हैं, ये पेपर दिखा नहीं रहे और ये तो एक आदमी इनका चला गया। करे यार कोई बात नहीं, यही हो गया, चल तू छोड़, तू जा तू जा। वो मेरे को जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के जो है ना फिर उनके साथ शुरू हो रहा, मतलब जो कि जब नीचे से आया था इतनी ऊपर, तो मैंने कहा कुछ तो मजे आने चाहिए। तो उसको जो है चिल्ला चिल्ला के उनके बाद वो कस्टम तक चला गया, दूर तक चला गया। मैं दूर से भी चिल्ला चिल्ला के जो है ना उनको वो अपना गाली गलौज कर, उधर से वो चिल्ला रहे हैं, और उधर से दूर जाते जाते फ्लाइट नहीं दे। तो उसके बाद तो पूरे एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना पीछे कस्टम से लेके और ड्यूटी फ्री शॉप तक सब मेरे को ही देख रहे। कह रहे यार इस आदमी को तो इतनी रशियन आती है कि लड़ाई भी जो है रशियन के अंदर कर रहा है तो कई चीजें जो ऐसे जिंदगी में मतलब इस तरह के किस्से होते रहते हैं। तो शुरू से आखिर तक तो मैंने तो यही है कि अपना आनंद लिया है और कोशिश करते हैं कि आसपास भी आनंद आता रहे। जैसे मेरा 91 बैच है हमारा, जैसे ना सब इंस्पेक्टर जब भर्ती हुए थे, तो इसका एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब ये जो किस्सा चल रहा है, तो हमारे को नए एसीपी साहब आ गए थे वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, झाड़ूगा कला में जो है ना वो ट्रेनिंग सेंटर था हमारा। तो वीए गुप्ता साहब थे, तो सबको पता चल गया कि कोई वीए गुप्ता साहब एसीपी आए हैं नए, देखे किसी ने थे नहीं। शाम को मैसेज आ गया कि भी एक नए एसीपी साहब आए हैं। तो रात को 11 बजे मैं ही एसीपी बन गया। मैंने टोपी वोपी लगा के, चश्मे लगा के, थोड़ा हुलिया सा चेंज कर लिया और अपने एक साथी को बोल दिया कि रात को 11 बजे ना इनके दरवाजे खटखटा कर इनको निकालो और जो है इनकी रैगिंग करेंगे, मतलब जो है इनको कुछ कुछ पनिशमेंट करेंगे, मतलब जो पनिशमेंट देंगे। तो बैंड करते हैं, बैंड मतलब जो है ना वो मतलब वो दंड बैठक की पोजीशन में आ जाते हैं, नीचे हाथ करके वो लेटना पड़ता है मतलब जमीन के ऊपर। तो गोवा के भी लोग आए हुए थे हमारे साथ, ट्रेनिंग कर रहे थे 30-40 बच्चे।
पहले गो वाले निकाले, फिर अपने निकाले, और सबके साथ अपना जो है ना उनको डांट डूट के जो है, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock एंड योर लाइट इज स्टिल ऑन, बेंड बेंड बेंड, व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट्स योर नेम। तो उनको लगा यार ये तो एसीपी आ गया, जो है ना अंधेरा का टाइम वैसे था, वो सारे के सारे सभी को पनिशमेंट देता चला गया। तो काफी लोगों को मतलब जो है उनको बाद में पता चला कि भी ये तो कल ही था, जो बड़े मतलब कुछ लोग नाराज भी हो गए। जो एक गोवा का हमारा एक साथी था, वो नाराज हो गया कि भी हम गोवा से हैं, हमारा जो है हमारे साथ ये क्यों कर दिया, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तो उनको बताया मैंने, वो कहता जो हमारे डीसीपी साहब थे वहां पे, कहते आपकी जो है ना कंप्लेंट करेंगे हम कि हमारे साथ हमारे बेइज्जती हुआ है। तो मैंने कहा भी आप कंप्लेंट करोगे तो आपके डीजी साहब को, या हमारे जो है ना डीसीपी साहब, वो चिट्ठी लिखेंगे, उनको बताएंगे कि भी आपने कैसे थानेदार भेजे हैं जो अपने बैचमेट को नहीं पहचान सकते, चोर क्या पकड़ेंगे। तो उसके वो समझ में आ गई बात जो है। तो इस तरह से बचपन से ही अपना कुछ ना कुछ। मतलब बहुत नटखट आप रहे हैं काम के दौरान भी, बचपन में भी। अच्छा, पुलिस ऑफिसर जब से आप बने, आपके कार्यकाल के दौरान क्या कभी इनकाउंटर वगैरह करने का मौका मिला आपको? बाजी ये शुरू में ही 92 में जब अपना ट्रेनिंग के अंदर से हमें भेज दिया था सीलमपुर में अंदर जो है, जब ये अपना बाबरी मस्जिद का जो शुरू में चल रहा था उस तरह का था ना, तो उसके अंदर ड्यूटी लगी थी, बड़ी सेंसिटिव ड्यूटी थी। तो वहां मतलब पूरा का पूरा पिस्टल लेके, मतलब जो चारों तरफ वो दंगे फसाद वगैरह चल रहे हैं, तो वो ड्यूटी की थी उस टाइम। तो उसके बाद फिर क्या था कि बाद में डी कोर्स अपना कोर्स वोर्स करके, फिर उसके बाद मैं एक्टिव पुलिसिंग में मतलब 2 साल ही रहा था। तो उसके बाद मैं रहा ही नहीं, मतलब जो है तो ज्यादा मेरा इससे, फिर मेरी लाइन भी दूसरी पकड़ ली, मैं दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री एंड हेरिटेज पे काम किया। मेरा कुछ शौक था कि ये शुरू से ही कि खोजबीन करना, मतलब जो है, तो दिल्ली पुलिस का सारे जो है ना इतिहास के बारे में काफी मतलब 15-16 साल मतलब उसके ऊपर काम किया, अभी भी मैं करता रहता हूँ। ये एक टेबल बुक के 250। बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। किसके बारे कॉ- में? कॉफी टेबल बुक जो आपकी आई, हाँ उसके हाँ हाँ, बारे में भी बताएं। दिल्ली पुलिस की एकमात्र एक कॉफी टेबल बुक थी, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ दिल्ली पुलिस। तो सारा वो मेरा ही रिसर्च का काम था, मेरी रिसर्च के ऊपर ही मतलब वो किताब बनी थी। और अभी अगर आप किसी को कोई भी बाहर से किसी को सूचना चाहिए कि कब कौन सी चीज स्टार्ट हुई थी, थाना कब बना था, वो एक्ट कब बना था, वो घूम फिर के वो चिट्ठी मेरे पास ही आ जाती है कि भी वो कल ही बताएगा, क्योंकि सारा जो है उसका शोध कार्य मैंने ही किया था। और विभाजी एक चीज और बता दूं कि अभी मैं अपने फेसबुक पे भी डाला था कि 250 साल पुरानी एक चौकी थी मुगलों के टाइम, मुगल टाइम की, वो मैंने ढूंढ ली है। और उसका अभी रेनोवेशन करवा दिया, अभी जो है अभी 10 एक दिन में उसका जो उद्घाटन हो जाएगा। तो वो भी काफी मतलब मीडिया में काफी चर्चित रही थी कि इतनी पुरानी चौकी। तो पुलिस की जो सबसे पुरानी चौकी है बड़की चौकी के नाम से सराय रोहिल्ला में, तो वो जी, मेरा सौभाग्य है कि वो मैंने ही ढूंढी है, मतलब जो है वो मैंने क्या पुरानी बात किताबों है। से उसका मतलब ढूंढ खोजी, ढांड के जो है। पुलिस पुलिस की ड्यूटी करते हैं, लेकिन पत्रकारिता वाली आदत है, खोजी पत्रकारिता करते हैं आप, है ना? बिल्कुल चीजें बिल्कुल बिल्कुल तलाशते बिल्कुल रहते हैं। भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और हुनर आपके अंदर है, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से चल रहा है, भाग रहा है। एक और हुनर है कार्टूनिस्ट की बात हमने की थी कि कार्टून वगैरह बनाते हैं। हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाएं कि किस तरीके के आपके कार्टून रहे हैं और कितनी प्रतिभा आपके अंदर छुपी हुई है। ये जैसे मैं कुछ जो है ना वो पेपर तो मैं ला नहीं पाया, मैं अपने मोबाइल से दिखा देता हूँ, दूसरे मोबाइल से। ये जी, कुछ जरूर जैसे दिखाएं। मैं सभी सभी के ऑटोग्राफ लिए हुए, जैसे ना ये दिखाता हूँ, जैसे ना ये आपको दिखाई देगा, ये अमिताभ बच्चन का है। जी, जी, दिख रहा है, ये उन्हीं के दिख रहा है। ऑटोग्राफ है। हाँ, ये बच्चन अच्छा, साहब अच्छा। के ऑटोग्राफ है। ये अनुपम खेर जी का है। ये उन्होंने ये लिख रखा है नीचे जो है ना मेरे बारे में, जी, जी, जी। डियर कलकल विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस लिख रखा है। ये ओके। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। ये उन्हीं के जी, ऑटोग्राफ है, उन्हीं को दे रखा है ये। तो क्या सभी को बात। मतलब दे के उनके ऑटोग्राफ किए हुए हैं पर्सनली जो है। ये अशोक सिंघल साहब का है पुराना। ये वाजपेयी साहब का, अटल बिहारी वो वाजपेयी जी। हाँ जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री। जी, 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 जी। ये जो आप बता रहे थे बोरिस जॉनसन जो है, जी, जी, ये जी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो ये उन्होंने, ये उनके ऑटोग्राफ है नीचे। ये वो जब आए थे तब उनको दिया था। ये उनका लेटर था। ये दलाई लामा साहब का है। क्या बात है, बहुत खूब। ये, ये पुराने पुराने जो है, ये कपिल देव, ये जी, उनके जी। ऑटोग्राफ है।
तो इस तरह मतलब जो है सबके बना बना के रखे हुए हैं। और अभी हमारे रेजिंग डे आएगा दिल्ली पुलिस का, कोशिश करूंगे वहां एक इनका एग्जीबिशन भी लग जाए कार्टून्स का। तो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, इनके भी मैं स्केच बना देता हूँ। और ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनके मैं कार्टून, G20 का जो हुआ था तो विवाद, इसमें मैंने सारे 20 जो अपने नेता थे सभी के कैरिकेचर बना दिए थे मैंने। तो और इनका जो है ना, हालांकि उस टाइम नहीं लग पाया, उसके बाद मंडपम में मतलब अगले दिन जो है लगे थे वहां पर। हमारे जो है राज्यपाल साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG साहब गए थे, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था इनको। और वो मेल से उनको भिजवा भी दिए, उनको हर एक जो है जिनके कार्टून उनको भिजवा दिए। बहुत बढ़िया। हमारे साथ ब्रिज माहिर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सुलेखा मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका आभार, जो आपको मेरा संचालन अच्छा लग रहा है। और शानदार कार्टून लिख के भेजा है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने। आप सभी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पेज से जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यही गुजारिश करूंगी। जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ऊर्जा मिल रही है आप लोगों के की उपस्थिति से। हमारा जो है राजीव जौली खोसला जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सभी हमारे साथ बने रहें। तो सर, एक पहलू आपका शायरी का, दूसरा पहलू आपका पुलिस की ड्यूटी आप अभी तक निभा रहे हैं, उसके बाद आप कार्टूनिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर इतना सब कुछ कैसे समा सकता है? कहाँ से आती है इतनी ऊर्जा? बादाम ज्यादा खाते हैं? विवादी सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है, हर एक इंसान के अंदर कुछ है। कई आदमी ऐसे हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि एक बार मैं किसी को देख लेता हूँ तो 20 साल बाद भी मैं पहचान लेता हूँ। किसी की मेमोरी इतनी तेज होती है, वो टेलीफोन नंबर सबके याद रख लेता है। सबकी सारे के अंदर को, मेरे के अंदर कोई खास खूबी है नहीं, बस ये है कि भाई वो मैं साथ साथ अपने जो है अपने ये जो कीटाणु थे ऊपर वाले ने दिए थे, तो मैं साथ साथ अपना टाइम निकालता रहा अपने जो हॉबीज के लिए। तो बस इतना ही है, और कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। हर एक आदमी जो ऊपर वाले ने भेजा है तो संपूर्ण आदमी भेजा है। और जैसे आप ये बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेरा बचपन से ही ऐसा था। मैंने पढ़ाई के ऊपर कभी आखिर में एग्जाम्स के दिन पढ़ता था, एक दो दिन पहले जो है किताबें ढूंढ ढांड के जो है ना वो अपना रट लिया, अपने मन से लिख के आ गए, बस कुछ ना कुछ पास होना था। एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बस 50% नंबर आते थे। इसी से करते करते लास्ट में जब कंपटीशन की तैयारी की तो उस टाइम भी सारे रट लिए क्वेश्चंस। तो शॉर्टकट होता है हर चीज का, है ना। कोई चीज याद करने का हो तो शॉर्टकट होते हैं। जैसे कंपटीशन में वो जीके वगैरह आने लगी थी पहले, कभी आती नहीं थी सिलेबस में, तो उसमें कई क्वेश्चंस होते थे। जैसे वो कहते हैं बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस चीज का बना होता है, तो देख लिया होता था टंगस्टन, तो उसको याद कर लिया कि बल्ब के अंदर जो है वो तो कितना तंग हो जाता होगा ना, क्योंकि हवा ही नहीं आ रही, उसके अंदर बंद है पूरा। तो याद रहता था टंग हो गया तो टंगस्टन हो गया। वो कहता था ये हीटर की जो कॉयल होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो उसका आंसर देख लिया कि क्या है, वो निक्रोम। तो ऐसे दिमाग, तो पहले हीटर होते थे, नीचे हीटर रखे रहते थे, उसके ऊपर चाय बनाते थे लोग। तो दिमाग में ऐसे बिठा लिया कि भी हीटर चल रहा होगा, तो स्कूल से आगे बच्चा जो है ना हीटर के ऊपर ही बैठ गया, उसकी निकर जल गई तो निक्रोम हो गया। तो कभी भी जब वो पूछेंगे कि भाई हीटर की कॉयल किस चीज से बनी होती है, तो एकदम वो बच्चा याद आ जाए कि बच्चे की निकर जल गई, तो एकदम कह देगा निक्रोम। तो 4 में से कोई एक देना होता था ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो थोड़ा सा निकर याद करते वो निक्रोम कर लेगा। तो वाह कम वाह टाइम वाह, में ज्यादा क्या क्वेश्चन बात है! याद हो जाते थे। ये तकनीक तो हमारे दर्शक भी सीखेंगे और अपने बच्चों को भी वो जरूर सिखाने चाहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तो हम आपसे अभी सुनेंगे, थोड़ी देर और सुनेंगे। लेकिन वो जो पतियों को आप एक मोटिवेशन देते हैं, वो इस पटल के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। हाँ जी विभा जी, अभी मैं देख लिया ऊपर टाइम भी आ रहा है, 10 मिनट आपके रह गए हैं, तो मैं नहीं 10 नहीं, मिनट कोई के अंदर बात वो नहीं, सारा आप समय घड़ी मत देखें, आप घड़ी ना देखें। टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो सारी चीजें हम जरूर सुनना चाहेंगे। नहीं मैं बता देता हूँ उनको भी जो है। कभी देखो विभा जी, वो होता है ना स्ट्रेस बस्टर के प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अंदर भी मैं हर जगह जाके, हमारे पुलिस के अंदर भी अलग अलग जो है यूनिट्स के अंदर मैंने सिखाया, बाहर भी कई जगह जाके कहीं से भी जहाँ मौका मिलता है मैं सिखाता हूँ। सिखाता क्या हूँ, मतलब अपने हंसते हंसते उनको बता देते, उनके समझ में आ जाती बातें। तो पहली चीज तो सबसे पहला, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो सबसे पहला जो एक मूल मंत्र तो ये है कि इस जिंदगी में किसी को समझाने की कोशिश मत करो। अगर विभाजी किसी को समझाने की कोशिश की तो अगला तो समझेगा नहीं,
खुद के टीबी शुगर हो जाएगी समझाने के चक्कर में। तो इस जीवन का जो सबसे चिंता का विषय ये है कि रोज जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है, ये वापिस आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मृत्यु लोक में भगवान ने सबका दिमाग अलग बनाया, ये जो सॉफ्टवेयर है सबका अलग है, आप किसी को समझा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने जानबूझ के सबका अलग इसलिए बनाया ताकि आपस में स्पार्किंग होती रहेगी, तो इनका जीवन इसी में चलता रहेगा कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, वो इसी चक्कर में उसका जीवन खराब होता रहेगा। और बहुत सारी अननेसेसरी चीजों में मतलब जो आदमी का टाइम खराब होके फिर आदमी बुढ़ापे में बड़बड़ाता है कि यार मैंने जिंदगी के मजे तो लिए ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो रोज के रोज लेते रहो, क्योंकि अलग से कभी भगवान टाइम नहीं देगा कि अब तुम जिंदगी के मजे ले लो, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। वो तो कभी भी जब टाइम खत्म, कब पेट्रोल आदमी का खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, वो तो अंदर पता ही नहीं कि अंदर कितना पेट्रोल डाल रखा है ऊपर वाले ने। तो रोज के रोज आनंद लेने की टिप्स, सिंपल सा टिप्स ये है कि भी जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लो, किसी को समझाने की कोशिश मत करो, चाहे वो घरवाली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दोस्त हो, भाई बहन, जो जैसा है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो। उसकी प्लस पॉइंट जो है, उसकी जो खूबियां हैं उनको ध्यान कर लो कि यार इसके अंदर ये प्लस पॉइंट भी तो है। जो चल रहा है चलने दो, मतलब उसको किसी को समझाओ मत, बदलने की कोशिश मत करो। और भगवान का हरदम जो है शुक्रिया अदा करते रहो कि भाई अब ये देखो ना कितनी जो अच्छी अच्छी चीजें, आदमी के नेचर ऐसा है कि जो चीज नहीं है उसी के बारे में आदमी सोचता रहता है, उसी की शिकायतें करता रहता है। तो कितनी बढ़िया ऊपर वाले की चीज देखो, अगर खुजली होती है हमारे कहीं शरीर के ऊपर हो गई, इधर हो गई, खुजली कर लेता है। अब ये सोच लो कि बाई चांस किडनी के अंदर खुजली होने लग जाए, किडनी के अंदर कैसे खुजली करेगा? तो इस चीज को खुश होना चाहिए कि भगवान ने मतलब ऐसी चीज है, खुजली भी वही करता है जहां आपका हाथ पहुंच जाए। तो आदमी कैसे अगर अंदर हो गया तो कैसे स्केल लेके अंदर खुजली करेगा, इंटेस्टाइन में खुजली हो जाए। तो खुश रहने के बड़े तरीके हैं, मतलब जो है जिंदगी जो है ये खाली मेले की तरह है, कि मेला जब छूट जाएगा तो फिर मेला बंद हो ही जाएगा। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मेले का मजा लेते हैं, तो रोज हम भी, आदमी उम्र से बड़ा हो जाता है, दिमाग से तो बच्चा ही अगर वो चाहे तो, लेकिन वो जिम्मेदारियां वगैरह जो है उसके लोड में ज्यादा लोड बांध जाता है। अगर वो लोड नहीं लेना है तो उसको हरदम दिमाग में ये रखो कि जो इस जीवन में हो रहा है सारा रोज नाम से ऊपर वाले ने लिख रखा है, तो आदमी फिर बच्चा ही रहेगा, क्योंकि अपने ऊपर लोड लेगा ही नहीं, उसे पता है जो कुछ कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। बुढ़ापे तक आदमी जो है ना बच्चे जैसा आनंद ले सकता है, लेकिन ये तो हम ऊपर वाले को भूल के अपने ऊपर कंधों पे ले लेते हैं कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है, अगर मैंने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा। बच्चों के ऊपर भी इतनी ज्यादा लगाम कस के रखता है वो कि उसे जैसे छोटा एग्जाम्पल है, वो घर ऑफिस से घर आएगा तो देख लिया बच्चा बैट लेके जा रहा है खेलने के लिए, तो उसको आदमी को टुकाई करनी ही करनी है, टोकना है उसको, कहाँ जा रहा है, होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, उसका मूड जरूर खराब करेगा। उसको ये समझना चाहिए जो इसका भी चिट्ठा लिख रखा है ऊपर वाले ने, बच्चे का भी जैसे तेरा लिखा है इसका भी लिख रहा है, ज्यादा जो खेलने जा रहा है उसको खेलने जाने दो, बल्कि उसको और कहते बेटा छक्के मार के आना, ज्यादा स्कोर बनाना, खुशी खुशी जाने दो। और बच्चा खड़ा होकर सुन रहा है, बेटा ऐसे नहीं होता है, जिंदगी के अंदर ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब वो बच्चा तो इसकी रोटी खा रहा है इसलिए सुनना पड़ रहा है उसको। अब ये नहीं पता जब उसको लेक्चर दे रहा है तो अंदर अंदर वो कितनी गंदी गंदी गाली दे रहा होगा, उसको पता थोड़ी है क्या कह रहा होगा बच्चा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जो खेलने जा रहा है खेलने दो, बस ऊपर वाले को ध्यान रखो, बच्चे को थोड़ा टाइम बिता लो, बस ज्यादा उसको टुकाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार कहता है ना कि भाई तेरी हैंडराइटिंग इतनी पुअर है ना, तो इसकी तरह लिखता है कीड़े मकोड़े की तरह, इतना बड़ा बच्चा हो गया तेरे को कब सुधरेगा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है उसको, बल्कि ये बोलो कि बेटा तेरी लिखाई पहले से, तो लिखावट जो है पहले से बढ़िया हो गई, तूने जरूर कोई ना कोई प्रैक्टिस करी होगी तब जाके इतनी बढ़िया हुई है। वो कहेगा नहीं पापा मैंने तो करी नहीं, बेटा कुछ ना पहले, शाबाश शाबाश तूने पहले से बढ़िया हो गई। आप ये कह के चले जाओ, वो अपने आप ही जो ना बैठ के मन लगा के और बढ़िया लिखने की कोशिश करेगा, और 10-15 मिनट में दोबारा लेके आ गया, पापा ये देखना ये कैसी लिखाई है, और बढ़िया कर देगा। तो आजकल जो है ना वो नेगेटिव करके उसको, बहुत बहुत बेहतरीन बातें हो रही हैं और वाकई तो जीवन की सच्चाई बयान कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो बच्चों को दोस्त बना के रहो, दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कब टाइम पूरा हो जाएगा, कब बड़े बच्चे हो जाएंगे, कब उनके मूछ दाढ़ी आ जाएगी, कब कमाने निकल जाएंगे, उनका बचपना कब खत्म हो जाएगा, बाद अभी आपके पास टाइम नहीं है उनसे बात करने का, बाद में उनके पास टाइम नहीं होगा बात करने का। तो आदमी को चाहिए कि ये जो टाइम जो चला जाएगा वापिस नहीं आएगा। पढ़ाई वढ़ाई सब लिख रखा ऊपर वाले, उसके साथ टाइम बिताओ, बस उसके साथ बातें करो जितना हो सकता है, बच्चों के साथ जितना बात करोगे वो सारे संस्कार यही है। अब आजकल का टाइम ये है कि हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके बैठा है, बच्चा अपना मोबाइल लिए बैठा है, आदमी अपना मोबाइल लिए बैठा है। तो ये सारी चीजें जो है ना बाद में जरूर आदमी किसी न किसी वक्त पे पछताता है आदमी की, ये मैंने सारा टाइम खराब कर दिया। तो टाइम का विभाजी ऐसा है कि जैसे टॉयलेट पेपर का जो रोल होता है, ये टाइम इसी तरह है। जब तक शुरू में लगता है कि काफी टाइम है, जब वो आधा होने के बाद जो है कब खत्म हो जाता है टॉयलेट पेपर जल्दी जल्दी पता ही नहीं चलता। तो जिंदगी का ऐसे ही है, जो जिंदगी चली गई वो वापिस आनी नहीं है। तो रोज का रोज आनंद लो, ऊपर वाले का विश्वास करते रहो, ऊपर वाले पे रखो कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। ज्यादा किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो,
जो चलना है चलने दो, उसी के साथ एंजॉय करो, खुशी खुशी रहो। किसी को बच्चों के साथ ऐसा है अपना माहौल होना चाहिए कि जब आप घंटी बजाओगे ऑफिस से तो बच्चों को भाग के आना चाहिए कि दरवाजा खोलने के लिए कि पापा आ गए। ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी घंटी सुनते ही जो है ना वो घरवाली कहेगी कि अपने किताब लेके बैठ जाओ, आके कलेश करेगा पापा आ गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब जो है अपना व्यवहार ऐसा रखो कि बिल्कुल खुश मिजाज अपना जो है ऊपर वाले पे विश्वास करके। और जो आपने बताई 2-4 टिप्स मैं बताता हूँ। आदमी जो है हिंदुस्तानी आदमी का स्वर्ग तो तभी हो जाएगा जब उसकी घरवाली जो है उससे सेट हो जाए। सेट हो जाए मतलब उसकी हाँ में उससे खुश हो जाए। घरवाली को खुश करने का बड़ा सिंपल से टिप्स होते हैं, 4-5 टिप्स हैं। अब ये कहीं किताब में के अंदर तो पढ़ाते नहीं है। और पूरी जिंदगी आदमी ग्रेजुएट कर लिया, 15 साल उसने कॉलेज में और स्कूल में लगा दिए, लेकिन कभी काम की चीज पढ़ाई नहीं। कभी जिंदगी में कभी मेरे से किसी ने पूछा तो मैं बताऊंगा ये जो साइन थीटा कोस थीटा कम पढ़ाओ, ये पढ़ाओ कि भी वो कहते हैं अकबर का जन्म कहाँ हुआ। ये क्या काम आएगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ? ये बताओ कि पोछा लग रहा है तो आदमी को चप्पल कहाँ निकालनी है। ये जिंदगी में काम भी आएगी। काम की चीज तो पढ़ाते नहीं, बेकार की चीजों में 15 साल खराब कर देते हैं। आदमी ग्रेजुएट होकर बाहर निकल जाता, उसको चेक भरना नहीं आता। चेक भरना उसको बाद में सीखता, वो अपने धक्के खा खा के सीखता है। ये काम की चीजें सिखानी चाहिए स्कूल के अंदर, लेकिन वो तो चलो दूसरा विषय है। तो घरवाली के साथ अगर वातावरण उसका ठीक रहा, अगर उसकी मतलब ट्यूनिंग ठीक हो जाती है तो बच्चे भी खुश रहते हैं। अब कई बार बच्चों को आदमी जो है ना वो गिफ्ट दे देता है कि 20,000 का मोबाइल दे दिया, 30,000 का दे दिया, लेकिन फिर कलेश फिर भी चल रही है। हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है तो बच्चा जो है फिर उसके फिर टेंशन शुरू हो जाती है, उसके दिमाग में भी केमिकल बनना शुरू हो जाता है। बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में तालमेल बिठा के रह रहे हैं, बिना लड़ाई के रह रहे हैं, तो बच्चों को इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ भी नहीं है। उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर उसको तो आपका मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो तो जो साबुन की टिक्की है, रिन रिन का साबुन लेके वो कान पे लगा के उसी का फोन बना लेगा कि हेलो क्या कर रहा है, शाम को मैं आऊंगा, उसी से खुश हो जाएगा वो। और कितना बढ़िया मोबाइल दे दिया और कलेश घर में चलती रही तो मोबाइल भी बेकार है। तो घरवाली के साथ जैसे मैंने बताया क्या तालमेल बिठा के कैसे खुश रखना है, सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल 4-5 टिप्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि घरवाली की हाँ में हाँ कर दो। देखो कितने सिंपल से उसकी हाँ में हाँ, मतलब जो वो कहे कहते हाँ कर लेना, कर लो चाहे मन की, लेकिन उसके हाँ तो भर लो। लेकिन आदमी क्या करता है बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि उसको मना करना ही करना है और उसको ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है बिना ही काम पर। हर जगह मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे वो कहती है कि इस बार दिवाली पर 4 चूल्हे का गैस लूंगी। आदमी छूटते ही गएगा कि क्या करेगी इतना खर्चा करके, है ना, 4 आदमी है, 4 चूल्हे का गैस लेगी, ठीक तो चल रहा है, ये है वो, उसका मूड खराब कर देगा। फिर औरत को महसूस होता है कि मैं पूरे दिन इतना काम करती हूँ, इनका घर संभाल रखा है, मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं मतलब अपनी मर्जी का एक सामान भी ले लूं। उसका मूड खराब हो जाता है। अब समझदार आदमी ये है कि पता नहीं कब दिवाली आएगी, जो कुछ है वो कहेगी भी तेरी मर्जी है, तू ही मालकिन है, तू 4 चूल्हे का ले ले, 10 चूल्हे का ले ले, है ना, तेरी मर्जी है, बस खत्म, इतना ही तो कहना है बस। वो खुश हो जाएगी और लेने में कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन आदमी बाय डिफॉल्ट उसको ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है। 100 में से 2.5% आदमी होते हैं बुद्धिजीवी, जो जिसको पता है कि क्या बोलना है। 2.5% होते हैं मंदबुद्धि। मंदबुद्धि जो होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके घर में लड़ाई होती नहीं है। वो घरवाली कहेगी यहाँ चप्पल क्यों निकाल दी, वो पूछे कहाँ निकालनी है, बरामदे में, वो अपनी भी ले जाएगा, बच्चों की भी चप्पल ले जाएगा, बाहर जाके लगा दे। लेकिन ये जो 95% आदमी है, जो आम आदमी है, जो हमारी तरह, इन्हीं के घर में मतलब ज्यादा दिक्कत रहती है। ये समझते नहीं, कितनी बार समझा लो, बार बार गलती करते हैं, बार बार अपना उस करते रहते हैं। दूसरी चीज ये है, घर के अंदर जो सामान जहां से उठाया वहां पे रख दो, वापिस बंद करके डब्बा। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन आदमी वो करेगा नहीं, एक चीज उठा के कहीं पे छोड़ देगा, फिर वो चिल्लाएगी कि मैं सारे दिन नौकरानी की तरह तुम्हारा यही काम करती रहूंगी, कहाँ से चीज उठाते हो। तो आदमी फिर वो लड़ाई करेगा, क्या हो गया, फिर रख दिया, तो फिर लड़ेगा 2 घंटे। समझदार आदमी है कि भाई जो कुछ आपको छेड़खानी करनी है, जो अपना हरकत करनी है, जो चीजों का इधर उधर रखनी है, अपना ऑफिस में, दफ्तर में, व्यापार में जो करना है वहां कर लो। बल्कि मैं पुलिस वालों को कहता हूँ जो येलो बैरिकेड होते हैं पीले वाले, वो सड़क पे उसको धकेल के ले जाए, 1 किलोमीटर तक ले जाना है, तो दिल करे तो वापिस ला के यहाँ रख दे। लेकिन घर के अंदर जो चीज जा रखी है उसको छेड़खानी मत कर। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे खिड़की खुली है तो खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो, चेंज मत करो। जो है वो घरवाली को ज्यादा पता है क्या करना है कि नहीं, क्या क्या नहीं करना है। वो छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो नई नई शादी हुई हरियाणा वाले की। तो जैसे मैंने बताया कि सबका सॉफ्टवेयर दीपान ऊपर वाला ने अलग बना रखा है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो खिड़की बंद थी तो आदमी के दिमाग में आ गया कि खिड़की खुली रहेगी तो ऑक्सीजन आएगा तो बढ़िया रहेगा, तो उसने जाके खोल दी, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कहीं पर भी जो ऑक्सीजन आएगा तो आदमी स्वस्थ रहता है।
तो घरवाली ने देख लिया तो उसने खिड़की बंद कर दी। उसकी अलग प्रॉब्लम है कि भी डस्टिंग करनी पड़ेगी, मिट्टी आ जाएगी। इसने फिर खोल दी आदमी ने, फिर उसने 3-4 बार हो गई। फिर आदमी ने क्या किया, पर्दा लगा के पीछे से खिड़की खोल दी ताकि पीछे से हवा आती रहेगी। तो घरवाली ने वो भी समझ में आ गई पर्दा हिल रहा है। फिर 3-4 बार के बाद वो घरवाली चिल्लाई, फिर चिल्लाती है जनरली कि मैंने 10 बार खिड़की बंद करी, बार बार क्यों खोल रहे हो उसको। फिर वो कहेगा कि वो जो है ना ऑक्सीजन आएगी बाहर से, जो है ना थोड़ी सी ऑक्सीजन आती रहेगी। फिर वो चिल्लाएगी, तो ऑक्सीजन आती रहेगी, जो डस्टिंग तेरे पिताजी करेंगे। अब हरियाणा की औरतें तो बोल भी देती हैं इस तरह की चीज। फिर आदमी 2 घंटे लड़ेगा क्योंकि उसने पढ़ रखा है कि भी जो माँ बाप जो है ये देवता के समान है। किसने पिताजी का नाम क्यों ले दिया, कि तेरी लड़ाई मेरे से है तो पिताजी को बीच में क्यों लाई। वो 2 घंटे उसका जवाब देता रहेगा, सवाल जवाब चलता रहेगा। 2 घंटे बाद आदमी को समझ में आएगा कि चुप रहता तो बढ़िया था। तो समझदार आदमी वो है, उसको शुरू में ही पता है कि चुप रहना, भी खिड़की बंद है तो बंद है, वो खुली है तो खुली रहना। तो मैं हर एक जो हमारे अगर जो सुन रहे हैं, जो भी आपके माध्यम से जो पति देव हैं, जो हस्बैंड से, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो जितना घर के अंदर ऑक्सीजन है उसी से काम चलाना है, ज्यादा खिड़की खोलने की कोशिश नहीं करना। और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो 5 रुपए का अखबार आता है, पार्क में जाके लेट जाओ, जब पूरी ऑक्सीजन हो जाए तब अपना घर के अंदर आ जाओ। और आदमी की एक खास बात और होती है कि ढंग का काम एक नहीं करेगा, ऑक्सीजन उसको पूरी चाहिए। तो और दूसरी चीज है, जितना कहे उतना ही काम कर दो। कई बार सब्जी लेने जाता है तो वो कहते हैं कि आधा किलो सब्जी ले आना, वो भिंडी भी ले आना। तो उसको दिमाग रखना चाहिए कि जब आधा किलो भिंडी कही है तो आधा किलो ही लानी है। अब आदमी कई बार जो आधा किलो कही है, वो जो दुकान वाले की बात, रेडी वाले की बातों में आके कई बार ले आता है कि ज्यादा कच्ची भिंडी है, सस्ती मिल रही है, 1 किलो ले आएगा। फिर घर में लड़ाई होगी कि तेरे को सब्जी आधा किलो कही थी तो ये भिंडी 1 किलो क्यों लेके आएगा। वो कहेगा ये कच्ची है, बहुत ज्यादा कच्ची है, ये है वो है। फिर लड़ाई करेगा, वो कहेगा कच्ची का सिर के अंदर सिर पे मारूंगी मैं, फ्रिज में तो जगह है नहीं, है ना। फिर आदमी जो गलती एक कर देगा, फिर दोबारा फिर दूसरी गलती करने की कोशिश करेगा, फिर उसको फ्रिज में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा उस भिंडी को। भैया गलती कर दी, कम से कम अब इसको छोड़ दे, अपना बाहर जाके घूम ले। लेकिन वो क्या करेगा, जब इसने कहा था कि फ्रिज में एडजस्ट नहीं होंगी, और तो खिड़की खोल के जो दरवाजा खोल के कहीं ना कहीं वो ऐसे बहुत सारे पति जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, मैं बताना चाहती हूँ। 20 लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लाइव, और सब एक से बढ़कर एक महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सब कुछ ना कुछ आज जरूर सीखेंगे आपसे। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उन सभी पतियों को, अपने जो है अपने भाइयों को, दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ, बहुत आसान से टिप्स है, इनको ध्यान रखो। घरवाली की हाँ में आ भर दो, जितना कहे उतना ही। भिंडी चाहे कितनी भी कच्ची हो, जब आधी कही है तो आधा किलो ही लानी है, ज्यादा लानी नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल एक है कि कई बार जैसे शादी के अंदर जाना है तो 8 बजे जाना है, तो औरत टाइम ले लेती है तैयार होने में। तो पूछ लेती है कि देखना ये साड़ी पहन लूं क्या। तो आदमी क्या करेगा, जनरली हर घर में यही होता है, वो उसके ऊपर कहेगा कि तू 8 तो बज गए, कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, कौन तेरी साड़ी देख रहा है ना, जो है जल्दी से पहन के चल। उसका मूड खराब कर देता है फिर। अब औरत का मूड खराब कर दिया तो फिर वो क्या होगा कि वो शादी में तो जाएंगे, वो गाड़ी में लड़ाई करते हुए जाएंगे, लड़ाई करते हुए आएंगे। न वहां कोई पनीर का मजा आएगा शादी में, न कोई फोटो बढ़िया खींचेगा। समझदार आदमी वो है कि शादी तो रोज होती रहती है, ये खुश रहनी चाहिए। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये नहीं, वो दूसरी पहन ले, उसे पता 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, कोई बात नहीं। वो कहते वो पीली वाली पहन ले, फिर वो अपने अलमारी के अंदर किसी के भी हाथ लगा दे कि ये पहन ले। औरत इसी में खुश हो जाएगी, वो खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे। और अगले दिन जो है वो औरत जो पड़ोसन को भी वो टेंशन करेगी कि बहन जी कल वो शादी में गए थे, मैं तो हरी वाली साड़ी पहन रही थी, वो बिट्टू के पापा ने बोला कि वो पीली वाली पहन ले, तो मैं पीली वाली पहन के गई। और वो बिंदी भी जो है ना मैंने बड़ी लगाई थी, उन्होंने कहा कि वो मीडियम लगा ले। वो शाम को अपने घर वाले के सिर हो जाएगी कि तेरे को तो, मैं तो, मेरे कर्म फूट गए तेरे साथ आके, तो तुझे पता ही नहीं मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। पड़ोसी तो देखो वो जो है खुद बताता है कि क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है। तो थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट है, घरवाली को घरवाली समझना है। अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं, अर्धांगिनी का मतलब है कि अर्धांगिनी का आधा हिस्सा हुआ है, लेकिन आधा आदमी क्या है, आधा हिस्सा समझता नहीं है। 2-2 घंटे फोन पे लगा रहेगा, मोबाइल पे फालतू की बात करता रहेगा। ऑफिस में जैसे ही घरवाली का फोन आएगा तो उसके टेंशन हो जाएगी, हाँ जल्दी बोल, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में करना। मतलब उसको यही बात नहीं सुननी उसकी चाहिए। हालांकि क्या बात, छोटी मोटी कोई बात होगी 1 मिनट सुन ले उसकी। और इसी की वजह से जो है ना फिर वो सारे जो है ना जो टेंशन चलती रहती है, पूरी जिंदगी भर चलती है वो टेंशन जो है। तो उसकी हाँ में हाँ भर लो, बल्कि इंग्लिश में तो बोलते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ मतलब हमारे से ज्यादा उसकी वैल्यू है, लेकिन आज उसकी वैल्यू समझता नहीं है, उसके लिए भुगतता है। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ विभा जी, आपने बहुत टाइम दिया मेरे को।
सर कई बार हर मैं एक के चाहूंगी थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी बचाएं, लगातार आप बोल रहे हैं। हमारे कुछ महानुभाव अभी अभी जुड़े हैं, जरा मैं उनका अभिनंदन करूं, और बहुत सारे संदेश आए हैं, आप तक पहुंचाना चाहती हूं। सबसे पहले तो डॉक्टर शिवा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। हमारे पटल पर पहली बार आपका पदार्पण हुआ है, बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ कुमार राघव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और कुमार राघव ने लिखा है कि सर मरवाओगे क्या, मतलब इनकी पिटाई निश्चित है क्योंकि ये सारे उल्टे काम करते हैं। और डॉक्टर दमयंती शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सभी कह रहे हैं कि आपके जैसा पति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पति अगर हो जाए तो किसी के घर में कोई कलेश नहीं होगा। सर आपका कैमरा उल्टा कैसे हो गया? तो फोन आ गया एक बीच में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और कुमार राघव ने लिखा है कि शुक्र है मेरी पत्नी नहीं सुन रही है। कोई बात नहीं भाई साहब, भाभी जी तक हम देंगे। जी विवादित एक एग्जाम्पल, जैसे सभी समझ रहे होंगे, पति ज्यादा समझेंगे इस चीज को, कि हर एक अपनी गलती भी मान लेगा कि हाँ ये गलती हम करते ही है। हर एक के जीवन में एक मौका जरूर आता है कि कभी ना कभी घरवाली अपना एल्बम दिखाती है, जो स्कूल का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट पुराना। तो आदमी का जो है ये फर्ज बनता है कि भी उसी की फोटो, अपनी पत्नी की फोटो के ऊपर हाथ लगा के बोले कि भी तू सबसे स्मार्ट लग रही है, तेरी यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया है, और जो है क्या नाम है, तेरी तू सबसे इंटेलिजेंट लग रही है। लेकिन वो क्या करेगा, वो किसी दूसरी लड़की के हाथ लगाया, कहता ये कौन थी। अब ये कहते ही क्या होगा कि अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भी जो भी थी आपके क्या काम आएगी इस टाइम वो। तो फिर क्या करे, घरवाली जो है ना एल्बम बंद बंद करके कहेगी चल तो अपना काम कर जो है, तो फिर बेइज्जती कराएगा। तो आदमी पूरी जिंदगी बेइज्जती कराता है। तो ये है कि उसका सॉफ्टवेयर सेट नहीं है, उसको पता ही नहीं मुझे जीना क्या है। जैसे चेस खेलना है तो चेस के रूल पता होने चाहिए कि हाथी सीधा चलेगा, घोड़ा उल्टा चलेगा, मतलब घोड़ा ढाई चाल चलेगा, और ये टेढ़ा चलेगा, ऊंट जो। जब तक आप चेस के रूल से आप लूडो तो खेल नहीं सकते, या लूडो के रूल से आप चेस नहीं खेल सकते। तो शादी के भी छोटे छोटे टिप्स हैं। ये टिप्स अगर तो आदमी पहले सीख ले तो फिर जिंदगी, हालांकि मैंने भी बाद में ही सीखे हैं, अब अपना अनुभव भी बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, लेकिन हर एक आदमी बताता भी नहीं है अपने अनुभव। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कम से कम मेरे समझ में आ गई, दूसरों के समझ में आ जाए ये वाली बात। तो ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को याद रखो। और विभा जी आपके माध्यम से बता देता हूँ, जो पूरी गीता जो है, गीता का जो सार है, मैं इतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि उस पूरे गीता का जो 2 लाइन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। पहली चीज ये है कि जो आपके जीवन में हो रहा है वो सारा फायदा नुकसान, कब कहाँ खाना पीना, जो सब लिख रखा है ऊपर वाले ने। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर ऊपर वाले पे जितना आप विश्वास करोगे, तो जो लिख रखा है आपके बारे में उसके ऊपर वो करेक्शन करता रहेगा, फायदे को ज्यादा कर देगा, नुकसान कम कर देगा। और उसमें एक ही मंत्र है जो सिद्ध मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जब मौका लगे अपना धीरे धीरे, आदमी गाने भी गुनगुनाता है तो इसको कभी गुनगुनाता रहे। इसका इतना पावरफुल मंत्र है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, चाहे सुबह बोल लो शाम को बोल दो। नहीं तो कई मंत्रों का होता है कि ये मतलब सूर्य उदय से पहले बोलना है, कोई बोला है कि संध्या टाइम के बोलना है। इस मंत्र का कोई टाइम नहीं है, किसी टाइम बोल दो, फायदा ही फायदा है। और जो हमने पिछले जन्मों में सब हमने जो कुछ कर रखा है, जिसका फर्म हमने भोगना है, तो वो अपने आप फल जो है अपने आप मीठा होता चला जाएगा। और एक समझ में एक चीज हमें सबके ये विवादी आ जाना चाहिए कि ये मृत्यु लोक है सारा का सारा। ज्यादा सुख की हमें ज्यादा मतलब उतना लोभ नहीं करना चाहिए कि हम मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि मृत्यु लोक में हम सब सजा काटने आए हुए हैं। जिनके सजा खत्म होगी वो तो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, ऊपर चले गए, उनको तो जो कहते हैं ना देवलोक के अंदर चले गए। तो इसलिए बस यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, अपने ऊपर वाले का नाम याद रखते रहो। जो हो गया उस पर टेंशन मत करो, जो होगा उस पर भी टेंशन मत करो, बस खाली ऊपर वाले के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के रखो और खुद खुश रहो। जब आप खुद खुश रहोगे तो आपके साथ जुड़ने वाले आदमी भी सब खुश रहेंगे। किसी को समझाने की कोशिश मत करो, जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। मेला खत्म होने से पहले मेले के सारे मजे लूट लो, नहीं तो बाद में लगेगा कि मेले में पता नहीं क्या क्या थे, कि झूला भी था मैं झूला नहीं झूला, मैंने बंदूक से गुब्बारे नहीं फोड़े। ये सारी चीजें बुढ़ापे में समझ में आएंगी। तो जितना पहले समझ में आए उतने तो आप दिमाग में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, किसने क्या कह दिया, रामलाल ने ये कह दिया, श्यामलाल ने ये कह दिया। वो कहने वाला भी टेम्परेरी है, सुनने वाले भी टेम्परेरी है, हम भी टेम्परेरी हैं। तो किसी को जस्टिफाई करने के, किसी को समझाने की कोशिश मत करो, आनंद पे जोर दो।
सबसे सर इम्पोर्टेंट चीज है कि समय का आपने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। आज तमाम जो पुरुष वर्ग इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जरूर वो अपने जाती जिंदगी में इस बात को अमल करेंगे और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। हमारे साथ साबिर परवेज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, लेकिन कुछ सवाल थे जो शायद रह गए और मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी निधि भार्गव मानवी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक, हमारे दिल के अजीज, जिनको मैं कह सकती हूँ क्योंकि हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं, प्रमोद मिश्रा सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर दमयंती जुड़ी हुई है हमारे साथ, कुमार राघव जुड़े हुए हैं, साबिर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिवा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और उन्होंने लिखा है कि कलकल भाई साहब आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? दरअसल जब आप पुनः देखेंगी तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और निधि भार्गव मानवी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत करती हूँ। इसी तरह बने रहिए। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है कलकल साहब पीछे मुड़कर देखें, भाभी पीछे खड़ी है, तो आप निश्चिंत रहें। इस वक्त अपने घर में नहीं है, ऑफिस से जुड़े हैं, इसलिए भाभी नहीं देख रही हैं, नहीं सुन रही हैं। दरअसल एक सवाल मेरे मन में था और मैं चाह रही थी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अब 1-2 मिनट का हम कार्यक्रम और करेंगे। कहते हैं कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब किताबी बातें हैं। अब तो आप भी अच्छे दोस्त हो गए हमारे, आप खुद ही बताओगे कि अच्छे दोस्त मतलब हम कैसे दोस्त हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कहने की बात है। बचपन से विभाजी ऐसा होता है ना कि बचपन से ही आदमी क्या है कि बच्चों को जब दूध पिलाना होता है, दूध नहीं पी रहा तो पुलिस कह के डरा देते हैं, जल्दी पी ले नहीं तो पुलिस आ जाएगी, जल्दी ये काम कर ले नहीं तो पुलिस आ जाएगी, है ना। पुलिस वाले को देख के कहते हैं कि इसको पकड़ लो जी, इसको पकड़ के ये शैतानी करता है, इसको पकड़ लो, थाने में बंद करा देंगे। तो शुरू से ही बच्चे के दिमाग में ना नेगेटिव इमेज डालते डालते जरा वो नेगेटिविटी उसके दिमाग में भर देते हैं। और जब इस तरह की चीजें कभी किसी मतलब जैसे बाहर जैसे अपनी करते हैं, कहीं मीटिंग करते हैं, कहीं प्रोग्राम करते हैं, तब आके मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार हमारी कह रहे जी हमारी तो इमेज ऐसी थी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो पुलिस वाले भी तो आपकी तरह ही है, सब वही है। वो तो खाली ड्यूटी करते समय उन्हें थोड़ा सख्त रहना उनकी मजबूरी हो जाती है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि भी अगर प्यार से कहेंगे तो कोई कुछ बताएगा ही नहीं। अगर किसी चोर को पकड़ लिया उसको कहेंगे भाई साहब ले चाय पी लो, तो मीठा कैसा लेंगे, कम मीठा लेंगे ज्यादा लेंगे, एक बार ये बता दो सब चोरी का सामान कहाँ रखा है, तो कैसे बताएगा। थोड़े बहुत उससे सख्ताई करेंगे तभी बताएगा। और जिसका चोरी सामान हुआ है वो खुद भी कहेगा कि आप क्यों नहीं इसको डंडे मार के पूछते, जल्दी आप इसको मारोगे तब ये बताएगा कहाँ है। तो जो आदमी यूं कहता है कि पुलिस सख्ताई करती है, वो खुद ही कहता है पुलिस को कि कह रहे जी आप ऐसे प्यार से बात करोगे तो ये नहीं बताएगा, आप इसके डंडे मारो। तो सिविलियन आदमी भी ये कहेगा इसके डंडे मारो। तो हालांकि आजकल डंडे वंडे पुलिस मारती नहीं है, तो बातों से अपना आजकल तो साइंटिफिक तरीके से अपना जो है चीजें निकल आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आर.एन. सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कोमल सोनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जो मूल्यवान आपका समय है, जो समय आप हमें दे रहे हैं, उस समय के लिए हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली सदैव आपका ऋणी रहेगा। सर चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? विभा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चल एक तो जिसने ये सवाल बीच में पूछा था कि भी दुश्मनी अच्छी और दोस्ती अच्छी नहीं, दोस्ती अच्छी नहीं है, जो भी कह रहे थे आप उनको मेरा मोबाइल नंबर दे दे रहा है। किसने पूछा? ये सवाल तो मेरा था। अच्छा आपका था, अच्छा ठीक है ठीक। अभी मेरे जितने भी कवि साथी हैं सारे जब ट्रैफिक में फंसते हैं सबसे पहले मुझे ही फोन करते हैं कि मेरे को जो है पकड़ लिए रेड लाइट के ऊपर। तो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? चलते चलते इसी पर हम बात करते हैं कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है। नहीं पूरी सुरक्षित है, आप देख ही रहे हो दिल्ली में अब इतने बढ़िया तरीके से G20 वो हुए अपने, इतना बड़ा और मतलब इवेंट था, तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। पहले से ही बता देते हैं कौन सा रास्ता आपको अवॉइड करना है, कौन सा नहीं करना है। कम से कम दिल्ली पुलिस का तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तो एक रोल मॉडल है।
है ना। आपने कभी भी दिल्ली में कोई ऐसी चीज नहीं देखी होगी कि भी कोई, गुड़गांव में एक बार फंस गया था ट्रैफिक, काफी देर 3 दिन तक 2 दिन तक जाम रह गया था, ये सब। तो दिल्ली के अंदर पूरा एक मॉनिटर होता है हर चीज, यहाँ मतलब हर चीज साइंटिफिक तरीके से, एक ही चीज नहीं हो तो कई जगह मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई एक आदमी अगर बाई चांस कोई ढिलाई भी बढ़ जाए तो उससे ऊपर वो पकड़ में आ जाती है वो चीज, कि भी यहाँ पर ये, जैसे ट्रैफिक की बात करें तो मैं खुद भी ट्रैफिक में था पहले, तो आजकल तो गूगल मैप बता देता है कि कहाँ पे लाइन लंबी हो रही है, कहाँ पे ज्यादा, तो वहां ज्यादा आदमी भेज के जहाँ ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है वहां से आदमी निकाल के वहां डेपुट कर दिए जाते हैं, ताकि, तो हमें तो ट्रैफिक का पता नहीं चलता, लेकिन उसके पीछे क्या क्या वो रणनीति होती है वो आदमी के समझ में नहीं आती है, तो खुद रह के तब पता चलता है कि बड़ी मतलब कम्युनिकेशन चलता रहता है। कई बार वो लगता है कि वो जो है ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो जो है वो पुलिस वाला फोन पे बात कर रहा है, तो फोन पे बात इसलिए कर रहा है कि वो 2 आदमी एक्स्ट्रा मंगा रहा है और पिछले वाले पॉइंट को कह रहा है कि भी तू वहां से डाइवर्ट कर दे क्योंकि यहाँ ज्यादा है। वो भी पुलिस की बातें करते हैं, मतलब पुलिस, तो पुलिस की जब वर्दी पहन ली तो जो बातें भी कर रहे हैं मोबाइल पे वो सारा आम जनता की सुविधा के लिए ये बातें करते हैं, वो सारे के सारे उन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए। और एक चीजें मैं बता दूं, जो पुलिस में ये अपना कई सिविलियंस को पता नहीं होता कि कई जगह स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं, उनकी स्पीड ज्यादातर दिल्ली के अंदर 50 की स्पीड देते हैं वो, जो कि काफी कम है। उस पर बातचीत चल रही है कि थोड़ा 50 से 60 कर दें, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तो जो उसके रेडार में आ जाता है तो वो चालान आ जाते हैं, फिर 2000 रुपए का चालान भरना पड़ता है। तो हर एक आदमी अपनी ऐसी आदत बना ले कि भी थोड़ी स्पीड कम रखनी है, स्लो स्पीड रखनी है। और वो खंबे दिखाई भी दे देते हैं ऊपर से कि जो पैरेलल होते हैं उसके ऊपर, क्या नाम, सड़क के ऊपर, तो कई लोगों को तो पता चल जाता है, कई जो है उसमें बेचारे नहीं कर पाते। और कई बार चालान अगर ज्यादा हो जाते हैं उनके लिए बता देते हैं, लोक अदालत भी लगती है, लोक अदालत के अंदर जो है वो कई इकट्ठे चालान हो गए तो वो आपके सस्ते में वो छूट जाते हैं, लोक अदालत को रजिस्टर करके, बीच बीच में अखबार में आता रहता है लोक अदालत। और एक रेड लाइट के ऊपर भी काफी कैमरे होते हैं, तो अपना जो लाइट के पहले ही खड़े हो जाओ। आदमी क्या करता है, जल्दी रहता है, जल्दी में रहने के चक्कर में जो ना ज्यादा नुकसान कर लेता है। तो जिस दिन, जैसे मैंने पहले बताया, जब आपके ये समझ में आ जाए कितने बजे घर पहुंचना, ये निश्चित कर रखा ऊपर वाले ने, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण करते रहो, आराम से खड़े हो जाओ, ग्रीन हो ही जाएगी तब चल पड़ना। जब तक अपने साइड वाले से बात कर लो, आपके ऑटो के साइड में ऑटो वाला खड़ा है, उसकी शक्ल देख लो, है ना, वो बेचारा कब निकला होगा, कैसे घर जाएगा, कभी हेलो हाय कर दो ताकि उसका भी दुख कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और किसी तो बहुत खुद के जो है ना, अपने से बाहर निकलोगे तब जाके आदमी क्या करता है, अपने अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है। उसकी जो रैम होती है, जो सॉफ्ट ड्राइव जो बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर की रैम हैवी हो जाती है, इसी तरह आदमी का जो रैम है, जो आदमी का जो दिमाग है, वो बिना काम पे चलता रहता है। जैसे कि ये काम है, ये करना, उसने ये कह दिया, घरवाली ने ये कह दिया, राधे श्याम ने ये कह दिया, वो काम पेंडिंग है, ये कर लेता तो वो हो जाता, है ना। और ये जो क्या नाम है, टाइम से मैं अयोध्या में प्लॉट ले लेता तो आज बहुत महंगा हो जाता, मैंने गलती करे अयोध्या में प्लॉट नहीं लिया। वो टेंशन करता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो जब उसके ये समझ में आ जाए कि जो कुछ होना है सब ऊपर वाला करवा रहा है, स्माइलिंग फेस रखो, बस ऊपर वाले को याद करते रहो। ज्यादा जल्दबाजी सड़क पर करने से कोई फायदा नहीं है, अपना आराम आराम से चलो। तो कई बार क्या था, आदमी की थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई जैसे, तो आदमी भाग के नीचे निकलता है। उसको ये समझना चाहिए कि ये जब गाड़ी भी यहीं रह जाएगी, खुद भी यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो उसको उसके चक्कर में जो अपना दिमाग खराब करेगा, वो कई दिन तक अपना पूरा दिमाग, अगर जब आदमी खराब करेगा तो सारे अंदर के जो ऑर्गन है वो भी खराब करता है। दिमाग खर्च करेगा, इसका मतलब है ना, शरीर का जो है ना कुछ ना कुछ खून यहाँ पे खर्च करेगा, उसको शांत करने के लिए बाय डिफॉल्ट ऊपर से अंदर से खून आएगा। किडनी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अगर आदमी दिमाग खर्च करना बंद कर दे और ऊपर वाले पे विश्वास कर ले कि जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, स्माइलिंग फेस रखे, आदमी को दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन आदमी टेंशन कर करके जो ना सारा 30 साल में बच्चा, आदमी 30 साल का बच्चा भी आजकल, जो लड़का भी ये कहेगा कि चाय पिएगा, कहता है यार चीनी कम रखना, मतलब उसको भी चीनी की चिंता होगी कि ज्यादा चीनी होगी तो चीनी के लिए अंदर बना हुआ है सब कुछ सिस्टम, लेकिन बस दिमाग का टेंशन खत्म कर दो, चाहे कितनी चीनी आने दो, कितना ही कुछ आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले गांव में 10-10 लड्डू, 10-10 किलो, क्या कहते हैं, 5 किलो लड्डू खा गया, घी पी गए, कुछ होता थोड़ी था, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज करते नहीं थे। और आजकल जो सारा कंपटीशन का जमाना आ गया, कौन क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो ये मत सोचो कौन, जो सोचने वाला भी टेम्परेरी है, कौन क्या सोचेगा, हम भी टेम्परेरी है। जब ये समझ में आ जाएगी वो है परमानेंट है, जो ऊपर वाला, जिसका अभी 22 तारीख को जिसको हमने मतलब अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा की है, उस पर ध्यान लगाओ, सब टेंशन खत्म हो जाएगी। हर एक, हम क्या करते हैं, टेंशन को जल्दी ले लेते हैं और जो खुशी की चीज है उसको पोस्टपोन कर लेते हैं। तो खुशी को पहले लो, पार्टी को पोस्टपोन मत करो, दोस्तों के साथ मिलते रहो, पार्टी करते रहो, गेट टुगेदर करते रहो, उनको पोस्टपोन मत करो। टेंशन को पोस्टपोन कर लो, कोई टेंशन आने की कोशिश, उसको बोल दे यार इसको टेंशन बाद में करूंगा, पहले ये मजे ले लो। तो जब हम टेंशन को पोस्टपोन करेंगे तो पोस्टपोन होती चली जाएगी और वो
अपने आनंद आता रहेगा उसका। तो एक बार आनंद आने का मजा आ जाएगा जब ऊपर वाले के साथ एक ही इलाज है विभा जी। आखिर में यही कह के वाइंड अप करता हूँ, कोई डॉक्टर आपकी टेंशन खत्म नहीं कर सकता। डॉक्टर ये कह सकता है कि भी टेंशन करोगे तो किडनी खराब हो जाएगी, ये दवाई ले लो। तो वो जो दवाई देगा वो खुद केमिकल है, वो पहले ही उसका पहला शरीर खराब है तो दवाई और खराब करेगी। दिमाग की टेंशन सिर्फ एक ही बात से खत्म हो सकती है, जब उसके ये समझ में आए कि इस जीवन पे ज्यादा लोड लेने से कोई फायदा नहीं है, कि जो होना ऊपर वाले ने लिख रखा है। अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो ऊपर वाले को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ये बोलते रहो। और जो दूसरे धर्म के कोई वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते रहो, या फिर अल्लाह अकबर बोलते रहो। सारे ऊपर जाके तो तारे की जगह जुड़ने, ये तो हमने अलग अलग बांट रखा है नीचे। बस ऊपर वाले को याद करो, स्माइलिंग फेस रखो, आगे की चिंता मत करो। वो अपने आप, जब आपने ऊपर वाले का नाम लेना शुरू कर दिया तो हमारी चिंता वो करेगा। मैंने तो इसी पद्धति पे सारा जीवन निकाल रहा हूँ, तो मेरा तो अभी तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, फायदा ही फायदा हो रहा है। तो सभी के साथ ऐसा ही है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब मैंने लेक्चर भी मुझे लग रहा है ज्यादा दे दिया, पता नहीं किसी को कैसा लग रहा हो। मैंने भी सोचा कि ज्यादा वैभवी अपने सिर पर लोड मत लो, प्रोग्राम अगर थोड़ा लंबा चल रहा है तो चलने दो। जब करने जब दो, जो हाँ। होना है तब सो होता है। ईश्वर बस वो चाहते थे कि ये कार्यक्रम इतना लंबा चले। और देखिए आपके लिए एक बहुत खूबसूरत संदेश आया है और मैंने फ्लैश किया है। इस किरदार को बार बार सुना जाएगा। आपके उदाहरण और उपमा भी अद्वितीय हैं। ये जियाउर रहमान शुक्रिया, जाफरी कह रहे हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं और प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और मेरे बहुत 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 अच्छे शुक्रिया। जी। डॉक्टर पुष्पलता विभा जी, तनेजा जी हुई हैं, और डॉक्टर शिवा मिश्रा जी ने लिखा है कि पहली बार वो इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे 2 कार्यक्रम होते हैं, बुधवार को किरदार जिंदगी और रविवार को परिचर्चा। मैं चाहूंगी कि आप सब जुड़ें, और हमारे साथ मोनी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कलकल साहब, बहुत आभार, क्या कहूँ आपके बारे में। एक जिंदा दिल व्यक्तित्व, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो बातें करके स्ट्रेस फ्री कर देता है लोगों को। मैं बहुत शुक्रिया ऊर्जावान विभा अपने आप जी। को महसूस कर रही हूँ, और मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे गाल में दर्द हो रहा है। मैं इतना हंसी हूँ आज के कार्यक्रम में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आपके साथ, और बहुत जल्दी हम साथ में कॉफी विद कलकल करेंगे कभी। बिल्कुल विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका अभिनंदन। और जो है इस चीज का शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे को इतने आदमी से इतने लोगों से जुड़ने का मौका मिल लगा। और अभी यहीं पे हम इसका प्रोग्राम को स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो हर बार होता है। क्योंकि 22 तारीख को अपना प्राण राम जी आए थे, और अब 8:22 हो गए, तो 22 को ही हम अपना कार्यक्रम जो जो है संपन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आदरणीय एसीपी साहब, बहुत बहुत हम आभारी हैं। आपने इतना समय दिया, इतनी प्यारी, इतनी ऊर्जावान बातें की, आपने पतियों को भी बहुत सारी सीख दी, और मुझे लगता है मेरे घर में भी इस बात को समझा जाएगा कि चप्पल कहाँ उतारनी है, गीला तौलिया बिस्तर पे नहीं रखना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन उससे खुशहाली आ सकती है घर में। तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार हमसे जुड़ने के लिए। अपना आपने बेशकीमती आपने वक़्त दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार नए किरदार के साथ फिर रूबरू होंगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं।